नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, देश और दुनिया में इस समय एक साथ कई बड़ी आपदाएं आ गई हैं। कल भारत में बड़ी विमान दुर्घटना हुई अहमदाबाद में, आपने देखा ही, जिसमें 250 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, मौत हो गई और कई लोग बड़ी संख्या में घायल हुए हैं। उधर इजराइल में जब इधर हम भारत की बात कर रहे हैं, उस पर खूब आएंगे, भी विस्तार से उस पर चर्चा करेंगे। उस हादसे में जिम्मेदार कौन है इसकी भी बात हम करेंगे। लेकिन जरा बात इजराइल और ईरान की कर लेते हैं। सबसे पहले इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर कल रात हमला कर दिया। बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने खुद को अभी सेफ हाउस में वो खुद को भेज चुके हैं, यानी खुद किसी सेफ हाउस में जा चुके हैं, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन इजराइल के इस हमले के बाद अब ईरान भी जवाब देने को तैयार है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ भड़काऊ बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ईरान को अभी और चोट पहुंचेगी। इस रवैये से एक और युद्ध के हालात बन गए हैं दोस्तों, यानी घोषित रूप से न सही लेकिन अघोषित तौर पर दुनिया तीसरे विश्व युद्ध जैसा मंजर देख रही है। इस बीच भारत की भूमिका विश्व शांति में अहम हो जाती है, मगर कल जिस तरह संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन में गजा में युद्ध विराम के मसले पर वोट डालने की जगह भारत गायब रहा, उससे हमारी कमजोर छवि दुनिया में बन रही है कि हम न अमेरिका को कुछ कह रहे हैं, न इजराइल को नरसंहार से रोक रहे हैं। जब हम किसी के साथ नहीं खड़े हैं तो कोई हमारे साथ क्यों खड़ा होगा? ये बात नरेंद्र मोदी समझ नहीं रहे हैं या समझना नहीं चाहते। आपको बता दूं कि पिछले महीने जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था तो इजराइल ने खुलकर भारत का समर्थन किया था। वहीं ईरान ने दोनों देशों के बीच तनाव खत्म करने के लिए मध्यस्थता की कोशिश की, मगर किसी का खुलकर पक्ष नहीं लिया। लेकिन क्या केवल इस एक वजह से भारत अब इजराइल के आगे चुप रहेगा या ईरान के साथ अपने पुराने संबंधों को नहीं निभाएगा? यह देखना होगा। खैर, मोदी के सामने अभी देश में एक बड़ी विपदा पर एक्शन लेने की जिम्मेदारी है। हालांकि यहां भी नरेंद्र मोदी क्या करेंगे, कब करेंगे, कुछ क्लियर नहीं है। वैसे विमान टेक ऑफ करते ही क्रैश कर गया था, कल आपने देखा, मगर यह क्रैश कैसे कर गया इसका पता भी जल्द चल जाएगा, क्योंकि ब्लैक बॉक्स अब मिल गया है। इधर हादसे का जिम्मेदार कौन है, इस पर भी चर्चा छिड़ गई है। केंद्र सरकार यानी मोदी और अमित शाह या उनके नागरिक उड्डयन मंत्री यानी सिविल एविएशन मिनिस्टर तो खुद आगे आकर जिम्मेदारी लेंगे नहीं, यह तय है। और इन लोगों का रवैया बता रहा है कि इन्हें फोटो खिंचाने और ट्वीट करने में ज्यादा दिलचस्पी है। लेकिन इस बीच बोइंग के ड्रीमलाइनर विमान की खामियों की खबरें सामने आ रही हैं, यानी सरकार माने या ना माने उसे जिम्मेदारी तो लेनी ही पड़ेगी। वहीं अब सवाल यह भी उठ रहे हैं कि क्या जो मृत यात्री हैं, मृत यात्रियों को जिनकी मौत हो गई इस घटना में, उनके परिजनों के साथ साथ उन लोगों को भी मुआवजा मिलना चाहिए जिनके अपने केवल इसलिए मारे गए क्योंकि वे वहां मौजूद थे जहां पर प्लेन आकर गिरा। जी हां, अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर प्लेन का बड़ा हिस्सा जलते हुए गिरा। ये आप जानते हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी आज गए थे, तस्वीर में नरेंद्र मोदी उस क्षेत्र का, उस घटना स्थल का मुआयना कर रहे हैं और बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर प्लेन का बड़ा हिस्सा जलते हुए गिरा और उसके साथ आसपास की सड़कों पर दुकान चलाने वाले लोग भी इसकी चपेट में आ गए। क्या एयर इंडिया और सरकार को इन्हें भी मुआवजा नहीं देना चाहिए? यह सवाल अब सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर दिया गया है दोस्तों। दो डॉक्टरों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। याचिका में अदालत से तत्काल स्वतः संज्ञान लेने और केंद्र सरकार को पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा देने के निर्देश देने की अपील की गई है। इस याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को निर्देश दे कि वो मृतकों के परिजनों, जिसमें बीजे मेडिकल कॉलेज और अहमदाबाद के रेजिडेंट डॉक्टर भी शामिल हैं, यानी एक तरफ जो यात्री थे वो और इस बीजे मेडिकल कॉलेज के जो जूनियर डॉक्टर हैं वो, इन दोनों को तत्काल 50-50 लाख रुपए का अंतरिम मुआवजा घोषित किया जाए और वितरित किया जाए। यानी याचिका में यह भी अनुरोध किया गया है कि केंद्र सरकार एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन करे, एक कमेटी बनाए, हाई लेवल कमेटी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हों, यानी रिटायर्ड जज हों, विमानन विशेषज्ञ हों और अर्थशास्त्री और बीमा विशेषज्ञ शामिल हों। ये इस ढंग की एक कमेटी बननी चाहिए, ये भी डिमांड की गई है आज जो पिटीशन दायर किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। ये समिति पीड़ित परिवारों को अंतिम मुआवजे का
निर्धारण त्रिवेणी कोडकानी बनाम एयर इंडिया लिमिटेड मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित सिद्धांतों के अनुसार करे। आपको बता दूं कि 2010 में मैंगलोर हादसे में महेंद्र कोडकानी की मृत्यु हो गई थी और उनकी पत्नी त्रिवेणी कोडकानी ने एयर इंडिया पर दावा ठोका था। मामला अदालत में गया और मार्च 2020 में इस पर फैसला आ गया। इधर डीजीसीए यानी नागर विमानन महानिदेशालय ने इस अहमदाबाद हादसे को दुनिया का सबसे खराब विमान हादसा बताया है। जी हां, दुनिया का सबसे खराब विमान हादसा अहमदाबाद का प्लेन क्रैश है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि मुख्य रूप से 3 प्रमुख कारणों, जिसमें मैकेनिकल फेलियर, ह्यूमन यानी मानवीय विफलता या फिर रखरखाव विफलता, इन 3 कारणों की जांच होगी। उन्होंने यह भी बताया है कि सबसे ज्यादा फोकस इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट अकाउंटेबिलिटी पर रहेगा। और आपको यह भी बता दूं कि 2022 में निजीकरण के समय से ही एयर इंडिया, जब से एयर इंडिया प्राइवेट हाथ में गया, टाटा के हाथ में गया, एयर इंडिया लगातार डीजीसीए की जांच के दायरे में है। वर्तमान में एयर इंडिया अलग अलग क्षेत्रों में लगभग 350 जहाजों का, विमानों का संचालन कर रही है, जिनमें से 27 ड्रीम लाइनर है। ये जो कल जो गिरा है, ये ड्रीम लाइनर है 787, बोइंग 787 ड्रीम लाइनर 8। और ये ऐसे विमान एयर इंडिया के पास 27 हैं। बोइंग में करीब 2 दशक यानी 20 सालों तक काम कर चुके एक विसल ब्लोअर इंजीनियर सैम सालेह पॉड ने काफी पहले, बहुत पहले ही बोइंग के विनिर्माण प्रक्रिया यानी बोइंग जहाज बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें गंभीर खामियों का आरोप लगाया था। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार बोइंग के इंजीनियर सैम सालेह पॉड ने 2024 में अमेरिकी अधिकारियों के सामने गवाही दी थी कि बोइंग ने अपने 777 यानी 777 और 787 यानी बोइंग के जो 2 ड्रीम लाइनर हैं, एक 777 और दूसरा 787 ड्रीम लाइनर विमानों के निर्माण में, उनके निर्माण में शॉर्टकट्स अपनाए गए हैं। जल्दी जल्दी ये विमान बनाए गए क्योंकि बिक्री इनकी पहले से तय थी और शॉर्टकट्स अपनाने के कारण जो सिक्योरिटी वहां पर मानक होने चाहिए, सुरक्षा मानकों से समझौता हुआ है। सालेह पॉड ने यह भी दावा किया है, ये विसल ब्लोअर हैं, और उन्होंने यह भी दावा किया कि इन विमानों, इन जहाजों के निर्माण में पुर्जों के बीच छोटे गैप्स जैसी छोटी छोटी खामियां थीं, यानी जो छोटे छोटे अंतर हो जाते हैं, गैप्स हो जाते हैं एक पुर्जे से दूसरे पुर्जे के बीच, ये खामियां थी जिससे लंबे समय में ये विनाशकारी हो सकते हैं। और सालेह पॉड ने यह भी कहा है कि बोइंग ने गुणवत्ता नियंत्रण को नजरअंदाज किया, यानी क्वालिटी कंट्रोल को भी नजरअंदाज किया है, और इसके प्रोडक्शन में यानी उत्पादन में तेजी लाने के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल की भी अनदेखी की है, यानी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की भी अनदेखी की गई। सैम सालेह पॉड ने अप्रैल 2024 में यानी पिछले साल एनबीसी न्यूज को बताया था कि बोइंग को दुनिया भर में हर 787 ड्रीम लाइनर जेट को ग्राउंड करना चाहिए। दुनिया भर में जितने भी इन्होंने बोइंग ने बेचे हैं 787, उसको ग्राउंड कर देना चाहिए, यानी जमीन पे उतार देना चाहिए, क्योंकि उन्हें चेतावनी दी थी कि इनमें समय से पहले खराबी आने का जोखिम है। इसी तरह जॉन बार्नेट हैं दोस्तों, दूसरे एक, वो भी विसल ब्लोअर हैं, और सबसे बड़ी चीज कि बोइंग में 30 से ज्यादा सालों तक उन्होंने काम किया है। तो जॉन बार्नेट ने वो नॉर्थ चार्ल्सटन प्लांट में क्वालिटी मैनेजर के रूप में वो कार्यरत थे, जहां 787 ड्रीम लाइनर बनाया जाता है। उन्होंने 2019 में बीबीसी को बताया था कि दबाव में काम यानी प्रेशर में काम करने वाले कर्मचारियों जानबूझकर उत्पादन लाइन पर विमानों में घटिया पार्ट्स ये लोग कर्मचारी लगाते थे ताकि उत्पादन में देरी ना हो, जल्दी जल्दी उत्पादन किया जाए। यहां भी प्रोडक्शन का मामला है, जल्दी अर्ली प्रोडक्शन के कारण आप वहां घटिया पार्ट्स लगाइए ताकि जल्दी से, क्योंकि पार्ट्स जो हैं वो भी लेट बनते हैं, लेट मिलते हैं। और बीबीसी के अनुसार 2017 में रिटायर्ड हुए थे ये जॉन बार्नेट, और उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने यहां के मैनेजमेंट को अपनी चिंताओं से अवगत कराया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। 2017 में रिटायर होने के बाद उन्होंने कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की थी। वो कंपनी के खिलाफ विसल ब्लोअर मुकदमे में सबूत दे रहे थे, लेकिन क्या होता है,
उन्होंने यह भी दावा किया था कि उन्होंने ऑक्सीजन सिस्टम में गंभीर समस्याएं उजागर की थीं। मार्च 2024 में अचानक उनकी मौत हो जाती है। जॉन बॉर्नेट की मृत्यु हो जाती है। कुछ लोग इसे संदिग्ध परिस्थितियों में मौत मानते हैं। अब यह जांच का विषय है कि उनकी मौत कैसे हुई। अब मोदी सरकार के सामने सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार जब भी कोई जांच समिति कमेटी बनाएगी तो क्या इन विसल ब्लोअर्स द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर भी खुली जांच का मौका इस कमेटी को दिया जाएगा, या कुछ लोगों के कारोबारी फायदे के लिए इसी तरह सैकड़ों जिंदगियों को दांव पर लगा दिया जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या इस मामले की निष्पक्ष जांच होगी? आखिर इस बड़े हादसे का जिम्मेदार कौन है? और उधर ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजराइल का जो हमला हुआ है, अब ईरान इजराइल पर हमले की तैयारी कर रहा है। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है या बढ़ गई है? इन सब पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। पहले उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं, आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात कि जिम्मेदार कौन? देखिए, इस वक्त हमारे साथ 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं शकील अख्तर जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं हबीब शेख साहब। हबीब शेख साहब सीधे जुड़े हैं गुजरात से। आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और स्वागत इस्तकबाल हमारे साथी सुनील शुक्ला जी का, उनका नाम ठीक कर लीजिए, और अमलेंदु उपाध्याय जी का भी, शकील अख्तर जी का। आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी इस कार्यक्रम में। सीधे आना चाहता हूं सबसे पहले शकील जी आपके पास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गए थे मुआयना करने के लिए। कल गए थे वहां पर देश के गृह मंत्री का एक बयान काफी चर्चा में है। कह रहे हैं कि एक्सीडेंट्स को हम रोक नहीं सकते, दुर्घटनाओं को रोक नहीं सकते। चर्चा की शुरुआत यहीं से करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि इस हादसे का आखिर जिम्मेदार कौन है। शकील जी। देखिए राजीव जी, बहुत ही दुखद घटना हुई है भारत में ही नहीं। अभी आपने बताया कि इसको जो हमारा नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, दुनिया की सबसे भीषणतम और खराब विमान दुर्घटनाओं में मान रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये, एक आपने बात की जांच की, दूसरी बात की जिम्मेदारी की। हम आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहते हैं। शकील जी शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं। शकील जी की आवाज़ अचानक चली गई है और हबीब साहब का वीडियो भी ठीक नहीं दिख रहा है। सुनील जी आपके पास आना चाहता हूं, जब तक शकील जी दोबारा आए। वीडियो डाउन आप लोगों का दिख रहा है। सुनील जी, कैसे देखा जाए? एक तरफ सियासी बयानबाजियां हैं, ये हम लोग देख रहे हैं सुनील जी, और दूसरी तरफ सबसे बड़ी चीज कि आखिर इसके लिए जिम्मेदारी लेगा कौन? सियासत होती रहेगी, लेकिन ऐसी घटना पे अगर देश के गृह मंत्री ये कहेंगे कि एक्सीडेंट्स को हम रोक नहीं सकते, दुर्घटनाओं को रोक नहीं सकते, आखिर रोकेगा कौन फिर? सुनील जी। धन्यवाद राजीव जी। सरकार तो अपनी जवाबदेही से नहीं बच सकती। निश्चित रूप से एयर इंडिया सरकार के पास नहीं है, निश्चित रूप से एयर इंडिया का संचालन भारत सरकार नहीं करती, लेकिन सुरक्षा संबंधी जो उपाय हैं उनको सुनिश्चित करने और कराने की जिम्मेदारी सरकार के पास है। अपने नागरिकों को हर तरह की सुरक्षा देने की जिम्मेदारी सरकार के पास है। एक लोक कल्याणकारी राज्य की जिम्मेदारी बनती है। और अगर आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है और अगर आप इसको सुनिश्चित नहीं करा सकते हैं तो फिर किस बात के लिए दौरा करने गए हैं? तो क्या तर्क है उसका? आप क्या केवल आप जो नुकसान हुआ है उसको देखने केवल गए हैं कि भविष्य में इस तरह की स्थितियां न हो, मानव हानि इस तरह की न हो, लोगों को इस तरह के कष्ट न झेलने पड़े, इसको सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर बनती है। यह दुर्घटना निश्चित रूप से बड़ी कष्टकारक है। परिवार के परिवार उजड़ गए, युवाओं को और एक जिन्होंने अपना एक बेहतर भविष्य बनाने का सपना जो लोग देख रहे थे, उनकी पूरी दुनिया उजड़ गई है। इसके लिए आपको दुख व्यक्त करने का शब्द भी नहीं लोगों के पास है। लेकिन इस जिम्मेदारी से सरकार कैसे बच सकती है? आखिर ये तो बताना ही होगा कि यह अगर ये दुर्घटना घटी तो क्यों हो गई, तकनीकी गड़बड़ी है, मानव की गलती है, किस स्तर पर इस तरह की लापरवाही हुई, रख रखाव संबंधी गड़बड़ियां हैं, ये तो बताना पड़ेगा। इसके बिना इससे सरकार नहीं बच सकती है। और यह कह देने मात्र से, ये तो बहुत ही संवेदनशील बयान है कि दुर्घटनाओं को रोका नहीं जा सकता।
क्यों नहीं रोका जा सकता? आखिर ये तो ये सवाल नहीं पूछा पैदा होता है क्या कि बोइंग 787 पहली बार गिरा तो केवल हिंदुस्तान में क्यों गिर गया, या दुनिया के तमाम देशों में बोइंग 787 उड़ रहा है? लगभग 1000 से ज्यादा बोइंग 787 में अब आकाशवाणी भ्रमण कर रहा है वो, तो यह लांछन भारत के ऊपर ही क्यों लग गया? ये सवाल तो पूछे ही जाएंगे। और ये भी होगा कि जो एकदम हवाई अड्डे के पास जो बिल्डिंग है वो उसकी क्या स्थिति थी, वहाँ कितने लोग हताहत हुए, जो दुर्घटना के बाद जो राहत और बचाव की स्थितियाँ थी वो कैसी थी, तत्काल और कितने बड़े पैमाने पर उनको शुरू किया जा सका, और अगर विशिल ब्लोअर कोई रहा है तो उसकी बातों पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? क्या आप केवल एक कह देने मात्र से तो अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं कि दुर्घटनाओं को रोका नहीं जा सकता? तो फिर सब कुछ चलने दीजिए, फिर किस बात के लिए सिस्टम है? व्यवस्थाएं क्यों हैं? एजेंसियां क्यों काम करती हैं? इनका क्या दायित्व है? यह बात तो कहीं से भी स्वीकार नहीं हो सकती। सरकार की तरफ से यह बयान होना चाहिए कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में इस तरह कोई दुर्घटना न हो। यह बयान आना चाहिए कि इस तरह की व्यवस्थाएं की जाएगी, किसी को भी इस तरह के पारिवारिक नुकसान न उठाना पड़े। सरकार का दायित्व ये बनता है। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का जाना या गृह मंत्री का जाना यह आश्चर्यजनक नहीं है। ये एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए जनता के प्रतिनिधि होने के नाते एक सरकार के में प्रमुख पदों पर बैठे होने के नाते इनकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन ये सवाल इसके साथ जरूर पैदा होता है कि आखिर केवल गुजरात राज्य में होने वाली दुर्घटनाओं के प्रति इतनी संवेदनशीलता क्यों होती है? आखिर जिस कारण से आज दुनिया में या देश को एक सैनिक संघर्ष में जाना पड़ा, पहलगाम में के जो दिवंगत लोग हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई, उनके परिवारों से मिलने में क्या दिक्कत हुई? क्यों अभी तक उनसे मुलाकात नहीं की? क्यों नहीं उस घटना स्थल पर जाने का प्रयास किया गया? आज तक मणिपुर में जाने की कोशिश क्यों नहीं की प्रधानमंत्री ने? 2014 से लेकर के 2023 के बीच में लगभग 600 से अधिक रेल दुर्घटनाएं हुई हैं। कितनी रेल दुर्घटनाओं में प्रभावित लोगों के परिजनों से प्रधानमंत्री ने मिलने की कोशिश की, गृह मंत्री ने मिलने की कोशिश की? उन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कितने प्रयास किए गए, किस तरह के प्रयास किए गए? ये तो जवाबदेही बनेगी ना। अगर देश में संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री लोग इन परिवारों से मिलते हैं तो उनको सुरक्षा का एक आश्वासन मिलता है, उनको अपने दुख बांटने के मौके मिलते हैं जी, उनके कष्ट हल्के होते हैं, वह संवेदनाएं अपनी साझा करते हैं लोगों के साथ। लेकिन यह जब दिखाई पड़ता है कि मोरवी घटना होगी तत्काल प्रधानमंत्री जी की प्रतिक्रिया जाएगी। यह घटना होगी, निश्चित रूप से जाना चाहिए, इस जाने का मैं स्वागत करता हूँ। निश्चित रूप से गृह मंत्री जी का वहाँ तत्काल पहुंचना या केंद्रीय उड्डयन मंत्री का वहाँ तत्काल पहुंचना ये स्वागत योग्य है। लेकिन इस तरह की तत्परता, इस तरह की संवेदनशीलता देश में हो रही इस तरह की जनहानि की किसी भी घटना के प्रति होनी चाहिए। हो सकता है कि कभी आपकी व्यवस्था हो, आप न जा पाए, लेकिन अधिकांश जगहों पर जब आप जाते हैं तो तंत्र भी सक्रिय हो जाता है। आप उन जगहों पे तो तत्काल दिखाई पड़ते हैं जहाँ पे कोई ना कोई आपके राजनीतिक हित जुड़े हुए हो। तो आपकी संवेदनाएं, आप संवेदनशील हैं या इस बात का परिचय इस बात से नहीं मिलता कि आप सिलेक्टेड जगहों पे जाएं। जिन जगहों पे राजनीतिक लाभ होने हैं वहाँ पे चले जाएं तो आपके लिए श्रेयस्कर है, और बाकी जगहों पे जहाँ आपका कोई राजनीतिक हित नहीं सत्ता वहाँ न जाए तो फिर आप संवेदनशील व्यक्ति नहीं माने जाते। फिर आपके तमाम यात्राओं पे सवाल पैदा होते हैं। निश्चित रूप से इस दुर्घटना की जिम्मेदारियों को कुछ सरकार को सुनिश्चित करना पड़ेगा जी। डीजीसीए जांच करा रहा है तो किस बात की जांच करा रहा है उसको बताना चाहिए। वो जांच है कि केवल एक ऑडिट मात्र है, वो किन पक्षों की वो जांच करेगा? ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको सरकार को, डीजीसीए को स्पष्ट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आते हैं दोबारा आपके पास। और शकील जी, आप अपनी बात आगे बढ़ाइए। और बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ हो रही, आपका वीडियो कट गया था एक्चुअली, बहुत महत्वपूर्ण बातें हो रही थी। और सबसे बड़ी चीज़ कि आखिर जिम्मेदार कौन है। दूसरी चीज़ कि अगर दुर्घटनाएं होती हैं तो उन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ही तो मंत्रालय, सरकार,
अधिकारी ये होते हैं कि ऐसा ना हो। अगर ऐसे देखा जाए तो भूकंप यानी अर्थक्वेक टाइप की जो चीज़ें हैं इसको छोड़ दीजिए तो बाकी दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। और ऐसे में अगर ये बात आए कि ऐसी दुर्घटनाओं या दुर्घटनाओं को हम रोक ही नहीं सकते, एक्सीडेंट्स को हम नहीं रोक सकते, तो इससे दुर्भाग्यजनक और कुछ नहीं हो सकता। शकील जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। भूकंप का आपने जिक्र किया, ये सारी की सारी जो है प्राकृतिक आपदाएं हैं। और जिस तरह से हमारे गृह मंत्री ने कल वहां जाके कहा, अमित शाह जी ने, ये ऐसा ही लग रहा था कि जैसे वहां पे कोई प्राकृतिक आपदा आई हो, भूकंप, बाढ़ या इस तरह की कोई आकाशीय बिजली गिरना, कि ये एक एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट को कौन रोक सकता है? इसका मतलब आपने ये बता दिया कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं और सारा दोष जनता का है, लोगों का है। आपको याद होगा बेसरन में भी ऐसे ही कहा था, पहलगाम में भी, कि वो जगह प्रतिबंधित थी, टूरिस्ट गया क्यों था? ये एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है कि जब आप अपनी कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं। कोविड में आपने कहा था सिस्टम की गलती है जी। कुंभ में आपने कहा था कि केवल 32 लोग मरे हैं, अभी बीबीसी की रिपोर्ट आ गई 83 की, 83 की, तब भी आप कोई जांच नहीं कर रहे हैं। देश के सामने जब ऐसी स्थितियां आती हैं तो देश ये जानना चाहता है कि इसके लिए दोषी कौन है, कौन जिम्मेदार है, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। आपको याद होगा 2016 में कोलकाता में एक ब्रिज गिर गया था और मोदी जी बंगाल पहुंचे, प्रधानमंत्री, और क्या कहा था उन्होंने कि ये भगवान ने संदेश दिया है। 2016 की बात है। ये भगवान ने संदेश दिया है, इस ममता बनर्जी को हटा दो, नहीं तो ये कल पूरे बंगाल को खत्म कर देगी। ये चुनाव के दौरान गिरा है, ये भी कहा उन्होंने, चुनाव था 2016 में, ये चुनाव के दौरान गिरा है, इसलिए गिरा है कि ये बता सके कि ये ममता बनर्जी ने कैसी सरकार चलाई है। आज आपने कैसी सरकार चलाई है, ये सवाल कोई पूछ सकता है? आपकी सबसे बड़ी ताकत मीडिया है। अगर ये मीडिया नहीं होता, गोदी मीडिया नहीं होता, तो कल से आज तक आपसे 50 सवाल पूछ लिए जाते। कल अमित शाह जी गए, उनसे पूछे जाते, आज आप गए, आपसे पूछे जाते जी। सुब्रमण्यम स्वामी ने कल क्या कहा था, कहीं अखबार में आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप चाहे जितना गूगल कर ले, वहां कहीं नहीं आएगा। उन्होंने कहा था कि लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दिया था रेल दुर्घटना के बाद। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह को और जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा मांगा था उन्होंने। कोई प्रधानमंत्री शायद पूछ सकता है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने यह कहा था, आप क्या कहेंगे? इतना ही। जब सुब्रमण्यम स्वामी राहुल गांधी पे, सोनिया गांधी पे आरोप लगाते हैं तो उनके हवाले से पूरा मीडिया राहुल, सोनिया, कांग्रेस के हर नेता से पूछता है, मुकदमा चल जाता है। लेकिन आज उन सुब्रमण्यम स्वामी के हवाले से कोई पूछने को तैयार नहीं है जी। आपको याद होगा कि जब अर्नब गोस्वामी ने राहुल का इंटरव्यू किया था, सुब्रमण्यम स्वामी के हवाले से पूछा था। सुब्रमण्यम स्वामी ये पूछ रहे हैं आपके बारे में, ये कह रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी जो है ये किसकी है, ये मालूम होना तो बड़ा मुश्किल है। देखिए, जो आपने जिक्र किया कि ये टाटा से लेके और टाटा को वापस दे दिया था इन्होंने, ये एयर इंडिया, नेहरू ने इसका राष्ट्रीयकरण क्यों किया था? सरकार बनते ही 1953 में देश के पास एक एयरलाइंस होना चाहिए। बिना एक एयरलाइंस के देश में क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, यह भी हमने देखा था पहलगाम के समय में। घबरा के लोग वापस आना चाहते थे और सारी जो एयरलाइंस है उन्होंने किराया इतना बढ़ा दिया कि सब परेशान। हमने उस टाइम भी बताया था कि ऐसी किसी भी परिस्थिति में सरकार के पास कोई एयरलाइंस नहीं होगी और दबाव किस पे पड़ेगा? आर्मी पे और बीएसएफ पे, जिनके पास जहाज है अपने। वो अपना काम छोड़ के सिविलियन को जहाज देंगे और अपने आदमी देंगे। ये देखिए, पूरी जो सरकार चल रही है 11 साल से, इसमें कहीं कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। कोई भी ये बताने को तैयार नहीं है कि ये काम क्यों किया। राजनाथ सिंह ने कहा था सरकार बनने के थोड़े दिन बाद ही, बड़े हंसते हुए कहा था, वो वीडियो होगा आपके पास जी।
कि यूपीए के टाइम में इस्तीफे होते थे, मतलब इस्तीफे होना बहुत गलत बात थी। यूपीए बेवकूफ थी जो जिम्मेदारी तय करती थी, इस्तीफे लेती थी, एनडीए में नहीं होते। बड़ा जोरदार वीडियो है वो। तो ये जो है राजीव जी, ये तो तय होना चाहिए। और अब जो है ये देश की जनता पर निर्भर करता है कि वो इतने बड़े बड़े कांडों के बाद क्या समझती है। पहलगाम के बाद किसी की समझ में नहीं आया। अमेरिका रोज कह रहा है मैंने कराया, मैंने कराया। इन्हें जवाब देना चाहिए ना। ये इसका जवाब क्या देंगे? इतना बड़ा देश के ऊपर, देश की राष्ट्रीय सुरक्षा पे सवाल खड़ा हो गया था, उसका जवाब नहीं दिया। और रोज वो कहता है कि मैंने कराया, और अब तो वो कहता है कि पाकिस्तान मेरा रणनीतिक पार्टनर है। अब तो वो वहां के आर्मी चीफ को अपनी आर्मी डे की परेड में इनवाइट करता है। स्थिति अंदर, देश के अंदर भी और देश के बाहर दोनों जगह खराब हो गई है। और ये दो ही लोग इसके जिम्मेदार हैं। एक गोदी मीडिया जो कोई सवाल नहीं करती है। अभी आप मतलब कितनी बारीक बारीक बातें होती हैं, उसके जरिए ये लोग सरकार को और एयर इंडिया को जस्टिफाई करते हैं। अभी एक पत्रकार ने, एंकर ने ये बता रहे कि इतने घंटे का सफर करके मैं एयर इंडिया की जहाज से आई हूं। क्या मतलब है इस बात का? क्या बताना चाह रहे हैं आप कि ये जो मरे हैं ये अपनी गलती से मरे हैं सारे के सारे? एयर इंडिया की कोई गलती नहीं है, सिविल एविएशन मिनिस्टर की कोई गलती, मिनिस्ट्री की कोई गलती नहीं है। जहाज प्राइवेट था। जो एयरपोर्ट है अहमदाबाद का वो भी प्राइवेट है, अंबानी का। आपने जो बताया रखरखाव की बात, इतनी गंभीर बातें हैं ये। रखरखाव के बारे में एयर इंडिया के कर्मचारी, स्टाफ बार बार शिकायत करते हैं। ये सब चीजें आने लगी है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। और कई ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में कोई अच्छी जांच हो तो सामने आएंगी। ज्यादा माल लोड करना, यात्री कई बार अपने साथ ज्यादा सामान ले जाते हैं, ज्यादा पैसे देके उसे एडजस्ट कर लिया जाता है, लेकिन एक लिमिट तक। जहाज की एक लिमिट होती है कि इससे ज्यादा सामान जहाज पे लोड करना खतरनाक हो सकता है, कर लिया जाता है। ये उन्होंने ही बताया, हम नहीं बता रहे, उनके लोग ही कह रहे हमारे ऊपर दबाव होता है। स्थिति इतनी ज्यादा खराब है कि जो नागरिक उड्डयन विभाग में काम करने वाले लोग हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं है क्योंकि प्राइवेट है एयरपोर्ट। जो जहाज में काम करने वाले हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं है क्योंकि वो प्राइवेट है। सरकार जो है वो कहां है? सरकार यहां होना चाहिए कि इसकी जांच करे और बहुत उच्च स्तरीय जांच करे। लेकिन जांच, कुंभ के टाइम में भी एक जांच की घोषणा हुई थी, यूपी सरकार ने की थी कि जांच होगी इसकी। संसद चल रही थी, संसद में सवाल उठ रहे थे, उस जांच की रिपोर्ट क्या है किसी को नहीं मालूम। बीबीसी की रिपोर्ट के बाद जो इनके पत्रकार थे, इनके भक्त लोग थे, वो कहने लगे हम बीबीसी पे यकीन नहीं करते, यूपी सरकार बताए। तब भी यूपी सरकार नहीं बता पा रही है। आज 4 दिन हो गए इस रिपोर्ट का आए हुए, 3 दिन हो गए शायद, कि भाई जो 83 का तुमने लिखा है, नाम दिए हैं, ये सही है कि गलत है, बता दें। देखिए राजीव जी, देश की स्थिति इस समय जो है बहुत चिंताजनक है। ये तो एक हादसा है, बहुत ही भयानक हादसा हुआ, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि श्रेय लेने को तो अब हर चीज का तैयार है। बारिश का भी श्रेय ले लेते हैं, मौसम का भी श्रेय ले लेते हैं आप। लेकिन जो बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती है देश की सुरक्षा की, उसका क्या? उसका तो आप ये कह देते हैं ना कोई गुस्सा है ना कोई है। गलवान लद्दाख में 20 हमारे जवानों को शहीद कर दिया चीन ने, और आपका बयान क्या था? ना कोई गुस्सा है ना कोई है। तो आज ये देश को सोचना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि स्थितियां क्या है। सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है, उसे जिम्मेदार कैसे बनाया जाए। और मीडिया, एक दिन के लिए अगर ये मीडिया शांत हो जाए, ये विपक्ष का साथ भी ना दे, लेकिन सरकार का साथ देने से हट जाए, तो आप देखिए कि किस तरह से सारी चीजें जनता के सामने आ जाएंगी। आज जनता के सामने कुछ नहीं आ रहा है। आप यहां बताते हैं, रोज प्रोग्राम करते हैं, हम लोग कुछ बोलते हैं, थोड़ा बहुत जितना लिख सकते हैं लिखते हैं, मगर वो बहुत कम लोगों के सामने आ रहा है। सब कुछ वही आ रहा है जो ये मीडिया दिखा रहा है। और वो मीडिया क्या दिखा रहा है? हर चीज को दबा दो, हर चीज को ढाक लो। और मोदी के कहना नहीं चाहिए, ये सारे फोटो जो आ रहे हैं, ये वीडियो जो आ रहे हैं, ये किस किस एंगल से दिखाए जा रहे हैं? देश में दुख का एक माहौल बन जाए, मोदी जी बहुत दुखी हैं। ठीक है, देश दुखी है, मोदी जी भी दुखी है, सब दुखी है, मगर जो बेसिक चीजें हैं उन पे तो आप बात कर लो। मेरी रगों में सिंदूर बह रहा है और मैं गोली चलाऊंगा, और ये इन सब से क्या हुआ?
पाकिस्तान को आर्मी डे के परेड में बुला लिया उसने, अमेरिका ने। कुछ हुआ उससे? इन सब चीजों से कुछ होता है? होता तब है जब आप एक निष्पक्ष जांच इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जो मौजूदा जज हैं उनकी अध्यक्षता में उठाइए। और आप ये देखिए कि जहाजों का प्राइवेटीकरण करने से और हवाई अड्डों का जो निजीकरण आपने किया है उसके क्या परिणाम है, उसका क्या प्रभाव है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं, इधर हम चर्चा कर रहे हैं जो विमान हादसा हुआ है कल यहाँ अहमदाबाद में, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो खबर आ रही है दुनिया से दूसरी जगह से, वो है इजराइल का ईरान के ऊपर, ईरान के परमाणु ठिकानों के ऊपर हमला। और ईरान अब तैयारी कर रहा है इजराइल के ऊपर हमला करने का। आप जान रहे हैं कि इजराइल गज़ा पर हमला कर रहा है लगातार, और गज़ा को लेकर वहाँ जो मानवीय मदद होनी चाहिए, इन सब को लेकर इजराइल के खिलाफ जो वोटिंग थी उससे यूएन में, यूनाइटेड नेशन में, उससे भारत खुद को विड्रॉ कर लिया। भारत वहाँ वोटिंग में भाग नहीं लिया। वैसे ही जैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को आईएमएफ से लोन मिले कि न मिले, इसके लिए भी भारत जो है वो खुद को पीछे हटा लिया था, वोटिंग में भारत ने हिस्सा नहीं लिया था। लेकिन सवाल वहाँ पे जो है वो बहुत गंभीर है कि क्या दुनिया तीसरे युद्ध की तरफ, तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जा रही है। इस पर चर्चा खूब करेंगे हम, लेकिन उससे पहले चर्चा ये कि इस बड़े हादसे का जिम्मेदार आखिर कौन है, इसकी चर्चा भी कर रहे हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। और अमलेंदु जी, आपसे ज़रा समझना चाहता हूं ज़रा और अच्छे से कि आखिर यहाँ पर जो सियासी दांव पेच है उसमें अभी तक आपको पता है क्या कि कोई कमेटी गठित हुई है? क्योंकि कल की घटना, कल दोपहर की घटना है, और आज जब हम चर्चा कर रहे हैं तो 7:30 से ज़्यादा का समय हो चुका है, और मेरी नज़र में नहीं है। आपकी नज़र में हो तो ज़रूर बताइए, क्योंकि जांच होनी चाहिए। ब्लैक बॉक्स जो मिलने की बात है वो मिल चुकी है, बॉक्स मिल गया है, और इसके बाद वहाँ जांच होगी। लेकिन जब एयर इंडिया की बात आती है कि प्राइवेट हाथ में देने की, एयर इंडिया सरकारी से प्राइवेट, फिर बात आती है कि इसके रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी और कैसे, एयरपोर्ट के रखरखाव की जिम्मेदारी प्राइवेट हाथों में, एयरपोर्ट्स भी, इन सब की बात आती है तो कहीं ना कहीं सरकार एक्सपोज होती है। लेकिन एक्सपोज मात्र से मतलब नहीं है अमलेंदु जी, मतलब यहाँ पे ये भी है कि एक साथ इतने लोग, 242 में से 241 लोग मारे गए, और उसके अलावा जहां विमान गिरा वहां भी लोगों की जान चली गई। इसलिए ये दुखद है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। अमलेंदु जी। राजीव जी, एक तो जो सूचना है वो ये है कि इस विमान की क्षमता 248 यात्रियों को ले जाने की होती है, और 248 में से 242 तो सवार थे जहाज में, और वो गेट पे अगर ना रोक लिया जाता भूमि चौहान को तो उनके परिवार को, तो मतलब 248 पूरे हो जाते। इसका मतलब फिर तो फुल पैक जो था वो जहाज था। तो ये कितनी, राजीव जी, इन कंपनियों की एक तरीके से कहा जाए वो भूख है कि फुल पैक करके ले जा रहे थे। उसके बाद जहाज में भरा हुआ था फुल ईंधन, 100 टन के आसपास जो था बताया जाता है। काफी ज्यादा ज्वलनशील होती है वो गैसोलीन जो उसमें भरी हुई थी, और इसलिए भी चूंकि पाकिस्तान की तरफ से रास्ता बंद है और 13,500 किलोमीटर की इसकी जो है वो क्षमता है एक बार में उड़ने की इस जहाज की, तो इसलिए वो फुल जो था भरा गया था ताकि रास्ते में कहीं रुकना ना पड़े, तो पूरी यात्रा हो जाए। तो ये सारी चीजें राजीव जी ये एक तरफ बता रही हैं कि एक तो भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव हुआ, जो एक दूसरे के बंद किए गए एयर स्पेस, उसका भी इस घटना से ये संबंध सीधा सीधा जुड़ता है कि पाकिस्तान के एयर स्पेस का अगर रास्ता होता तो शायद ईंधन इतना भरने की आवश्यकता नहीं पड़ती और बीच में कहीं इसको स्टॉप लेकर ईंधन बढ़ा दिया जा सकता था। अब ये सब जांच में राजीव जी चीजें आएंगे, अब तो सब सारे इवेंट बट्स हैं। दूसरा राजीव जी, इनको लेकर 5 इसे मतलब एक साल में 5 शिकायतें जो हैं इस एयर ड्रीम लाइनर की अब तक आ चुकी हैं। एक एरो इनसाइट साइट है वो उसकी सब करती है समीक्षा, उसने बताया कि 5 इसमें जो है वो अब तक शिकायतें आ चुकी हैं। सरकार खुद ये कह चुकी है कि एयर इंडिया की कई उसमें शिकायतें पहले आ चुकी हैं और एयर इंडिया को बताया जा चुका है। ये सरकार की तरफ से राज्यसभा में जो कहा गया था उसके अनुसार है राजीव जी। अब सवाल राजीव जी यहाँ ये कि आपने प्राइवेट कर दिया सब कुछ, वहां से हवाई जहाज चला, प्राइवेट चला, हवाई अड्डा वो भी प्राइवेट, तो आखिर जिम्मेदारी किसकी है? मालूम पड़ता ये है राजीव जी, वहां सुरक्षा कर्मी भी बताते हैं प्राइवेट है।
अडानी जी के एयरपोर्ट्स पर सुरक्षाकर्मी भी प्राइवेट हैं, ये भी आ चुका है। जब वो भी प्राइवेट मोस्टली सब रहेंगे। तो जब सब कुछ निजी हो जाएगा तो सरकार भी राजी, क्योंकि अडानी चलाएंगे, फिर प्रधानमंत्री मोदी जी की आवश्यकता क्या है, सब कुछ निजी हाथों में दे दिया जाए, अडानी जी चलाएं फिर, या किराए पर रख लें सरकार को। हो सकता है राजीव जी कल को वो दिन भी आ जाए। मोदी जी की इच्छा रही और मोदी जी अगर लंबे समय तक टिक गए तो ये भी करके जाएंगे मोदी जी की। अडानी जी देश के भाग्य विधाता हैं और मोदी जी उनके प्राइम मिनिस्टर हैं। वो अडानी जी चाहेंगे जब चाहे तब प्राइम मिनिस्टर बनाए, जब चाहे कर दें। तो ये है। तो राजीव जी ये मसला जो है ये सिर्फ केवल चूक का ही नहीं है, ये पॉलिसी से जुड़ा हुआ मसला भी, सरकार की जो नीतियां हैं, आर्थिक नीतियां हैं, उनसे जुड़ा हुआ भी मसला है कि आपने किस तरीके से एक पूरी एयरलाइंस जो है वो जो सरकार की थी वो आपने उसको बेच दी और किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। दूसरा राजीव जी, शिवराज सिंह चौहान जो थे उन्होंने खुद ट्वीट करके जितना बताया था कि सीट पे वो बैठे थे, वो सीट जो थी वो टूटी हुई थी, और उसके बाद वो बीजेपी के पंजाब के अध्यक्ष थे, वो जा रहे थे, उनको भी टूटी हुई सीट मिली थी, उन्होंने भी बताया कि मुझको भी टूटी हुई सीट मिली है। तो ये टूटी हुई सीट जो एयर इंडिया में थी, तो ये अब तक जब टाटा ने इसको खरीद लिया था तो सब में क्यों नहीं हुआ, ये कहा गया, शिवराज सिंह चौहान ने लिखा कि हमें तो लगता था कि ये खरीद लिया है तो टाटा इसको अच्छे तरीके से संभाल लेगा। तो अब ये कहना क्या चाहते थे भाई, जो भी कहना चाहते हो, लेकिन यहाँ राजीव जी बहुत सारी चीजें जो आ रही हैं वो ये है कि यहाँ चूक बड़े पैमाने पे जरा ये डीबीआर है जो लेके जा रहे हैं, और डीबीआर है, और जरा ये कह क्या रहे हैं जरा सुन लेते हैं। बाइट जरा सुना दीजिए। शायद ये डीजीसीए के अधिकारी हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के होंगे, गुजरात एटीएस अधिकारी हैं, गुजरात एटीएस जी, गुजरात एटीएस के अधिकारी हैं। जरा क्या कह रहे हैं सुन लीजिए। सर ये क्या है हाथ में? ये डीवीआर है। डीवीआर अंदर का मैक्स का नहीं, वो देखना पड़ेगा कि कौन सा है। मलबे में से निकला है। मलबे में से निकला है। सर और क्या क्या निकला है? सामान है वो क्या है? डीवीआर है। ये डीवीआर है। मलबे में से निकला है? नहीं, वो मलबे में से निकला है। प्लीज ये काम नहीं है, मेरा काम नहीं है, ये दूसरा काम जो सर अभी आप लोग फिर से जाएंगे अंदर, एफएससी की टीम अंदर जाएगी फिर से? नहीं, एफएसएल की आएगी। आप लोग ने अंदर क्या क्या किया सर? एनएसजी की टीम ने क्या किया? नहीं, मैं एनएसजी से नहीं हूँ। पुलिस, गुजरात पुलिस। नहीं, मैं एटीएस से हूँ। एटीएस से? यस। तो मैं एटीएस से हूं, ये बता रहे हैं अमलेंदु जी यहाँ पे, और ये डीवीआर मिला है। ब्लैक बॉक्स के बारे में बताया जा रहा है कि अभी तक आधिकारिक सूचना नहीं मिली है कि ब्लैक बॉक्स मिला या नहीं मिला है, लेकिन डीवीआर मिला है और ये एटीएस के अधिकारी इसकी जांच करेंगे। ब्लैक बॉक्स की ज़रूरत ज़्यादा यहाँ आन पड़ेगी, क्योंकि जब जांच होगी तो बोइंग को भी ये पता करना होगा कि आखिर क्या हुआ था, जिस बोइंग के बारे में लगातार बात हो रही है, जो इस विमान की जो कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है उसके लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ समीरात्मज मिश्र जी जुड़ गए हैं। समीर जी, आपका भी स्वागत है, और सीधे आपके पास ही आना चाहता हूं। समीर जी, बात यहाँ पे जो कुछ हुआ, टेक्निकल पहलू हम वहाँ नहीं जा रहे हैं, और न ही उस समय क्या कुछ उसके जो पायलट्स थे वो क्या कुछ कर सकते थे, इस पर भी नहीं जा रहा हूँ। लेकिन सवाल उसके बाद और उसके पहले के सवाल ये है कि ऐसी दुर्घटनाएं क्यों, चाहे रेल दुर्घटना हो, रोड दुर्घटनाएं हो, या चाहे प्लेन दुर्घटना हो। समीर जी का वीडियो डाउन हो गया। हाँ जी समीर जी, तो चाहे प्लेन दुर्घटना हो, और दूसरी बात यहाँ पे कि इन दुर्घटनाओं के लिए अगर जिम्मेदारी किसी की बनती है तो सरकार की बनती है, क्योंकि जांच बाकी चीज़ें, नियम कायदे सरकार के हवाले है। इसलिए भी उन चीज़ों पे थोड़ा आपका नज़रिया, और इससे अगर अलग हटे, अगर आगे बढ़ें तो फिर यहाँ पर विदेशी मामला भी है। मामला ये है कि ब्रिटेन के 53 नागरिक थे, पुर्तगाल के 7 नागरिक और कनाडा का 1 कनेडियन, ये लोग भी थे। ये विमान अमेरिकन है जिसको हमने खरीदा है। 27 ऐसे विमान हैं 787 ड्रीम लाइनर अपने इनके पास, एयर इंडिया के पास। और अगर ये इस ढंग से गिरना शुरू हो गया, और जैसे शुरुआत में मैं 2 लोगों की बात रख चुका हूं जो विसल ब्लोअर हैं और इस विमान कंपनी के खिलाफ विसल ब्लोइंग करते रहे हैं, मुकदमे लड़ते रहे हैं, और वो पहले कहते आए हैं कि इसकी डिमांड इतना ज़्यादा है कि इसमें जो कलपुर्जे लगाए जा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के समय वो ओरिजिनल नहीं हैं, डुप्लीकेट हैं या फर्जी हैं, जो कह लें, या क्वालिटी में
जो क्वालिटी कंट्रोल होनी चाहिए वो क्वालिटी कंट्रोल वैसा नहीं है, और क्वालिटी का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन नहीं हो रहा है, ये सारी बातें कही जा रही हैं। लेकिन जान तो चली गई 265 लोगों की। समीर जी, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। समीर जी अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, आवाज नहीं आ रही। चलिए कोई बात नहीं, दोबारा आपके पास आते हैं हम। सुनील जी, जरा इस मसले पे ही हम इस मसले को आगे बढ़ाएं। समीर जी जब तक, समीर जी आ रही आवाज? समीर जी डिसकंटिन्यू हो गया। खैर, सुनील जी, सुनील जी आ रही आवाज? हाँ जी जी आ रही है जी। आपसे अभी समझना चाहता हूं कि इतनी सारी चीजें, लेकिन इन सब के बीच क्या आपको लगता है कि अपने देश में एक प्रेशर भी है, नरेंद्र मोदी की सरकार पर एक प्रेशर है? क्योंकि मामला सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं है, ये मामला विदेश के नागरिकों का भी है, ये मामला जो है अमेरिका का भी, बोइंग कंपनी का भी है, बोइंग कंपनी का भी है। इसलिए ये कितना प्रेशर यहां पर होगा आज की तारीख में मोदी सरकार पे? नहीं, निश्चित रूप से प्रेशर है। अगर आपके देश में, आपकी व्यवस्थाओं में अगर कोई इस तरह की कमी पाई जाती है तो निश्चित रूप से बड़े सवाल पैदा होंगे। बोइंग को लेकर के तो ये बोइंग और एयर बस को लेकर के तमाम तरह के आर्थिक झगड़े तो हमेशा से बने हुए हैं। बोइंग पर तरह तरह के सवाल अतीत में भी पैदा हुए हैं। बोइंग की खरीद को लेकर के पिछली सरकारों पे सवाल भी खड़े हुए हैं। पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री पे जांच की बात भी चली है। तो ये तमाम विषय है। और निश्चित रूप से यात्राओं को, हवाई यात्राओं को पूरी तरह से सुरक्षित रखना, ये तो सरकार की जिम्मेदारी यही है। चाहे वो सुरक्षा के उपाय हो, चाहे वो हवाई अड्डों के रख रखाव का सवाल हो, चाहे वो जहाज़ों के उड़ने के पहले उनका पूरी तरह से उनकी ऑडिट होनी हो, उनकी तैयारियों को लेकर के जो गंभीरता होनी चाहिए वो सवाल हो। ये सभी विषय गंभीर है, इससे सरकार बच नहीं सकती है। ये तो जिम्मेदारी उसके ऊपर आएगी। और निश्चित रूप से तमाम उसमें ब्रिटिश नागरिक है, कनाडा का नागरिक है, अमेरिकी नागरिक है, अमेरिकी कंपनी है। तो ये तो हर सरकार अपने अपने नागरिकों को लेकर के सवाल पैदा करेगी। इसीलिए बड़ी गंभीरता से इसमें जांच करनी होगी। और केवल DGCA का जो ऑडिट होता है उससे बात नहीं बनेगी। उससे ये होगा कि इस दुर्घटना के जितने भी पक्ष हो सकते हैं सबकी बात करनी पड़ेगी। जहां तक उसका बोइंग का में तेल भरा होना, अरे तेल तो भरा ही जाएगा उसमें। सवाल यह है कि 9 घंटे की यात्रा होती है, 9 से 10 घंटे की यात्रा होती है लंदन की, और उस जहाज जो कहीं उतरना नहीं होता बीच में, तो इतना तेल तो लेके जाएगा ही जाएगा। तेल बहुत ज़्यादा था, जो बात कही गृह मंत्री जी ने, कितना कई लाख लीटर तेल भरा हुआ था। अरे कौन सा जहाज है इसमें कम तेल भरा जाता है? बीच में तो ऐसे जहाज होते हैं जो अगर उनको नॉन स्टॉप इन जहाज़ों को जाना है तो उतना तेल लेके जाएंगे ही जाएंगे। क्षमता से अधिक अगर उसमें माल भरा हुआ है, इस पर सवाल जरूर हो सकता है कि इतना सामान कैसे चला गया। लेकिन जो सुरक्षा के उपाय किए जा रहे हैं, जो एहतियात बरते जाने चाहिए, ये सवाल है कि दोनों के दोनों इंजन फेल कैसे हो गए। ये बड़ा सवाल है। ये ऐसा नहीं है कि आप तकनीक के इस दौर में आप केवल एक कह देने मात्र से बात चल जाएगी कि साहब दोनों इंजन फेल हो गए। क्यों फेल हो गए? ये सामान्य घटना है क्या? दो इंजन केवल इसीलिए बनाए जाते हैं कि एक फेल हो जाएगा दूसरा काम करेगा। अब पता चला कि दोनों फेल हो गए। तो जो सुरक्षा के लिए एहतियात किए जाते हैं वो एहतियाती अपने आप में सवाल पैदा हो गया उसको लेकर के। तो ये तो स्थिति बनेगी ही बनेगी। तो ये इस समय निश्चित रूप से देश की सरकार के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि इस घटना के सभी पक्षों का लोगों के बीच में रखे। वो जहाँ तक मेरी जानकारी है, ब्लैक बॉक्स की जांच का कितना तकनीकी रूप से हम सक्षम हैं, अपने आप को कितना विकसित कर पाए हैं। अभी तक तो यही जानकारी होती रही है कि ब्लैक बॉक्स की पूरी जो तहकीकात हो विदेशों में होती है, US में और पश्चिमी देशों की स्थिति आ जाती है। हम कितना अभी तक हो पाए हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है कि आप क्या उसको जांच कर पाएंगे कि नहीं जांच पर कर पाएंगे। वो जो जितने तथ्य उसमें छिपे हुए हैं उसको उजागर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, या विदेशी तकनीक का आपको सहारा लेना पड़ेगा।
तो ये पूरा का पूरा घटनाक्रम ये केवल ये कह देने मात्र से कि दुर्घटनाएं रोकी नहीं जा सकती, सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकती। और ये भी ये बड़ा सवाल है कि आप दुर्घटना स्थल को लेकर के अनुसार अपनी अगर यात्राओं को सुनिश्चित करेंगे तभी लोगों के मन में सवाल पैदा होगा कि आखिर राज्य विशेष में या इलाके विशेष में या ऐसे राज्य जो राजनीतिक रूप से लाभदायक हो या राजनीतिक लाभ मिलना हो भारतीय जनता पार्टी को, वहाँ पे तत्काल यात्रा हो जाएंगी और अन्य जो दुर्घटना है, मानव संसाधनों का नुकसान हुआ है, उसको लेकर के आप उतनी तीव्रता से काम नहीं करेंगे तो लोग इतना सवाल पूछेंगे और इसकी जवाबदेही से सरकार और सब सरकार में बैठे हुए लोग बच नहीं सकते। निश्चित रूप से इस दुर्घटना के कारण हवाई यात्रा को लेकर के बड़ी तरह के सवाल, तरह के लोगों के मन में भय पैदा हो। हालांकि यह है कि अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर जो आंकड़े उपलब्ध है उसमें भी माना जाता है कि हवाई यात्राएं किसी भी यात्रा किसी माध्यम से की जाने वाली यात्रा की तुलना में ज़्यादा सुरक्षित है। लेकिन अब यह अपने आप में सर्वाधिक सुरक्षित माने जाने वाला जहाज अब तक दुनिया के किसी कोने में बोइंग 787 के दुर्घटनाग्रस्त होने की कोई खबर नहीं है। ये बात दुर्घटना हो गई तो यह तरह के संदेह और तरह के सवाल पैदा करता है। निश्चित रूप से सरकार को इन सभी पक्षों को ध्यान में रख करके सभी तथ्य लोगों के सामने रखना चाहिए कि आखिर ये हुआ कैसे, इसको अपने संवेदना व्यक्त करने की और एक अपने पक्ष में एक राजनीतिक माहौल बनाने की और अपने आप को बहुत ही संवेदनाओं से भरे हुए और मानवीय मूल्यों से भरे व्यक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए इस घटना का उपयोग करने के बजाय एक कुशल शासक के रूप में इसकी गंभीरता से जांच, सभी पक्षों की जांच, तब सभी तकनीकी जांच और भविष्य के लिए आश्वासन देते हुए सरकार को दिखाई पड़ना चाहिए कि सुरक्षा के कोई भी उपाय जो किए जाने चाहिए एक सुरक्षित यात्रा के लिए उसको सरकार छोड़ेगी नहीं। एक इस तरह का आश्वासन देते हुए सरकार को दिखाई पड़ना चाहिए। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। इस बीच उड्डयन मंत्री यानी सिविल एविएशन मिनिस्टर का लगभग घंटे भर पहले का ट्वीट है और उनका कहना है कि ब्लैक बॉक्स 28 घंटे बाद फाइनली मिल गया है और इसके बाद अब इस इन्वेस्टिगेशन में इसकी आगे जो है उसमें गति आएगी, यानी उसको इन्वेस्टिगेट हम और अच्छे से जल्दी कर पाएंगे। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB इसने इसको पा लिया है, खोज निकाला है फाइनली 28 घंटे बाद। आना चाहता हूँ समीर जी, आवाज आ रही है हमारी? समीर जी समीर जी जरा आपसे उस पहलू को टटोलना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ कि आखिर जिम्मेदारी किसी की भी हो लेकिन ऐसी दुर्घटनाएं ना घटें, इसकी जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है ना, कि वो भी नहीं बनती? और अगर ये बनती है तो फिर जांच के लिए अभी तक कमेटी गठित हो जानी चाहिए थी। दूसरी बात, यहाँ सवाल ये भी है कि अब याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी है और वो भी मुआवजे के लिए। और यहाँ तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसमें 241 लोग जो हैं वो अब इस दुनिया में नहीं है, 242 में से एक अपने आप में मिरेकल है जो बच गए। लेकिन जहां पर ये गिरा वहां पे लंच कर रहे थे जूनियर डॉक्टर्स, उसमें से भी कई लोगों की जान गई है। और वहां लंच ही नहीं, बगल में एक चाय की दुकान और उसकी महिला का जो बच्चा था वो लेटा हुआ था, सो रहा था, वो भी इस धमाके में जब वो विस्फोट हुआ, तेज लपटें आई, वो भी चला गया। इन सबको मुआवजा तो मिलना ही चाहिए ना। यानी बहुत कुछ है, तार एक दूसरे से लिंक्ड हैं जो आपके सामने रख रहा हूं। समीर जी, आपकी टिप्पणी। राजीव जी, मुआवजा तो मिलना ही चाहिए, मुआवजा तो बहुत बाद की चीज है। लेकिन जो सवाल आपने पहले कहा कि आखिर क्या जिम्मेदारी सरकार की नहीं बनती है, जिम्मेदारी क्यों नहीं बनती है, सबसे बड़ी बात यह है सरकार फिर है किस लिए। और मैं अमलेंदु जी को सुन रहा था, उन्होंने बिल्कुल सही बात ये कही कि आखिर जब वहाँ आप हर चीज को ये चाहेंगे कि प्राइवेट सेक्टर को दे दें, तो प्राइवेट सेक्टर को देने के पीछे क्या मकसद है? क्या सारी जिम्मेदारी
जनता की जिम्मेदारी, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, हर चीज आप प्राइवेटाइज कर देंगे। और जब आप हर चीज प्राइवेटाइज कर देंगे तो आप क्या करेंगे? आप क्या चीज संभालने के लिए? अब इतनी बड़ी ये दुर्घटना होती है, बहुत सारे पहलू हैं जिनकी लगातार चर्चा हो ही रही है कार्यक्रम में। आखिर इन सब के पीछे कहीं न कहीं कोई दिक्कत तो होगी ही, और ये भी, चाहे वो विमान की बात हो, विमान कंपनी ने जिस विमान को बनाया है, टेक्निकल इश्यूज है। दिल्ली से जब अहमदाबाद के लिए उसने हवाई उड़ान भरी, उसके भीतर जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने कितने उस पर आरोप लगाए, उसके बावजूद इसको अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना कर दिया गया। इतनी बड़ी यात्रा पर, इतनी लंबी यात्रा पर क्यों कर दिया गया? इसका मतलब लूप होल्स है और बहुत सारी चीजों को, टेक्निकल जो खामियां थी उनको इग्नोर करने की कोशिश की गई। ये नहीं समझा गया कि आखिर हम इग्नोर कर रहे हैं तो कितना बड़ा खतरा हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह कि इस पूरी जांच प्रक्रिया में, जांच प्रक्रिया का मतलब कि जिनकी जांच के बाद अनुमति मिलती है, उस पूरे प्रोसेस में जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उनमें कौन लोग शामिल हैं जिन्होंने उसको, जहाज को तमाम खामियों के बावजूद, दिल्ली से जब अहमदाबाद आ रहा है उसमें शिकायतें मिल रही हैं, उसके बाद भी उसको उड़ान भरने के लिए इतनी लंबी यात्रा पर अनुमति दे दी। ये सारे सवाल, इनका जिम्मेदार कौन होगा? 242-41 लोगों की जान चली जाती है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण तो एक मृत्यु है उसमें, बेचारे कोई वहां पर अपने पति से मिलने जा रहा है, कोई अपने बेटे बेटी से मिलने जा रहा है। रूपाणी साहब, विजय रूपाणी साहब खुद अपनी बेटी से मिलने जा रहे थे लंदन। लोग इतनी लंबी यात्रा कर रहे हैं, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ अरमान होंगे, किसी की कुछ दिक्कतें होंगी, उनकी, उसके लिए उन सब की व्यथा। और जहां पर ये गिर रहा है वहां लोगों के ऊपर लंच कर रहे थे। तो ये इतनी बड़ी दुर्घटना अगर हो जाती है, इसकी जिम्मेदारी भी कोई नहीं लेता है। प्रधानमंत्री भी पहुंच गए, गृह मंत्री भी पहुंच गए, और गृह मंत्री कह रहे हैं कि दुर्घटनाएं हो जाती हैं दुर्घटनाएं, लेकिन दुर्घटनाएं होती हैं तो उनकी जिम्मेदारी भी ली जाती है। नहीं ली जाएगी तो फिर ऐसी दुर्घटनाएं होती रहेंगी। जैसे आप हर चीज छिपा लें, अब ये तो ऐसी चीज रही कि इसमें आप कुछ छिपा भी नहीं सकते हैं। नहीं तो आप भगदड़ की दुर्घटना छिपा लेंगे, आप तमाम दूसरी दुर्घटनाएं छिपा लेंगे। तो ये सारी चीजें, यानी अपनी जिम्मेदारी और अपनी खामियों पर पर्दा डालने की कोशिश जो होती है, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि इससे होता क्या है, आप उस समय के लिए इन सब चीजों से इन पर पर्दा डाल देंगे, लेकिन फिर इन कमियों को दूर करने के तरीकों पर आप नहीं सोचेंगे। आपका पूरा जोर, पूरी ऊर्जा लगेगी कि कैसे इस पर पर्दा डाला जाए। तो मुझे लगता है ये बहुत गंभीर मसला है। और खैर, जांच के लिए कोई कमेटी, आयोग अभी भले नहीं बना है, लेकिन बनाना ही होगा। हालांकि उसकी जांच शुरू हो गई है, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक भी हैं। और सबसे बड़ी बात राजीव जी, ये पूरे भारत के एविएशन सेक्टर की एक प्रेस्टीज इशू भी है कि आपके यहाँ का जो सबसे बड़ी एयरलाइन है, जो अभी तक तो वो सरकारी एयरलाइन हुआ करती थी, अब टाटा के पास चली गई है प्राइवेट सेक्टर में, उसकी प्रेस्टीज इशू का, उसकी अपनी एक जो कह लीजिए कि उसकी इज्जत का सवाल है कि भारत में किस तरह से एविएशन सेक्टर का क्या हाल है। ये सारी चीजें दिखा रहा है। हर लेवल पर प्राइमा फेसी हम लोग देख रहे हैं कि हर लेवल पर कहीं ना कहीं खामियां, कमियां उसमें दिखाई पड़ रही हैं। 10 मिनट की देरी से आप किसी को वहां पर जाने नहीं देते, ठीक है, नियम है, लेकिन नियम केवल लोगों को एंट्री देने के लिए नहीं होने चाहिए। नियम उस जहाज में आप सुरक्षा किस लेवल की दे रहे हैं, सुविधा किस लेवल की दे रहे हैं। वो जो वीडियो एक वायरल हो रहा है यात्री का, दिल्ली से अहमदाबाद वाले का, वो बता रहा एसी तक नहीं चल रहा है। कल्पना करिए, पैक्ड विमान में अगर एसी नहीं चल रहा है, 250 लोग वहां पर बैठे हुए हैं, उन लोगों की क्या हालत होगी, किस तरह से उनकी सांसें नहीं निकल रही होंगी, दम घुट रहा होगा। उस हालत में वो दिल्ली से अहमदाबाद तक आ रहा है और उसी विमान को अनुमति दे दी जा रही है कि अगले 7-8 घंटे उड़ान भरने के लिए लंदन के लिए रवाना हो जाए। तो खैर, इस वजह से दुर्घटना नहीं हुई होगी, एक अलग इशू होगा, लेकिन इसका मतलब कि उसमें बहुत सारे लेवल पर खामियां तो थी नहीं, और उन खामियों को नजरअंदाज करते हुए उसको इतनी लंबी यात्रा पर रवाना कर दिया गया। तो इस जिम्मेदारी लेनी होगी। अब इस्तीफे नहीं होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, तो फिर सवाल ये उठता है कि सरकार है किस लिए? क्या इसी तरीके से किसी की जान चली जाए, दुर्घटना में जान चली जाए, भगदड़ में जान चली जाए, बीमारी में जान चली जाए, सरकार की कोई दायित्व तो नहीं बनता है।
11-12 बजे दिन में वहां ट्रैफिक का ये हाल था राजीव जी। जो महिला जिनकी फ्लाइट छूटी है वो बता रही हैं कि फ्लाइट इसलिए छूट गई कि वो ट्रैफिक जैम में फंसी हुई थी। और ये जिस समय की वो बात कर रही हैं वो कोई बहुत क्राउडेड टाइम भी नहीं होता है। बिल्कुल। तो वहां की आप एयरपोर्ट के आसपास आप ट्रैफिक की व्यवस्था आप समझ लीजिए। और अहमदाबाद हम लोग भी गए हुए हैं, वहां ट्रैफिक का हाल तो कई सारी कमियों को उजागर कर रहा है। केवल एयरपोर्ट के भीतर और जहाज के भीतर ही नहीं, व्यवस्था की भी बहुत सारी कमियों को ये दुर्घटना उजागर कर रही है कि जो एक मॉडल स्टेट की बात की जाती थी, गुजरात मॉडल की, वो उसकी भी इस दुर्घटना के साथ सामने आ रही है। जी, बहुत सारी चीज़ें हैं। गुजरात की बात हम करें या फिर बात जो है वो इस विमान हादसे की करें, जो भी करिए, लेकिन कहीं ना कहीं सरकारी जो प्रबंध है उस पर, मैनेजमेंट उस पर उंगली उठेगी ही। एक बार फिर आना चाहता हूं शकील जी आपके पास, और शकील जी आपसे ज़रा और समझना चाहता हूं, इस विमान हादसे के बाद कितना प्रेशर एयर इंडिया पे है, एयर इंडिया पे, टाटा कंपनी पे। सरकार की बात तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन एक एयर इंडिया पूरा का पूरा जो अब टाटा कंपनी के पास में है, उस पर कितना प्रेशर है? जी, प्रेशर तो है ही उसके ऊपर, लेकिन उसके उस प्रेशर को, उसकी जिम्मेदारियों को उस पर आयत कौन करेगा? सबसे बड़ा सवाल यह है। देखिए, हमने जो बताया था आपको कलकत्ता वाली बात प्रधानमंत्री की, एक ब्रिज गिरने की, उसमें प्रधानमंत्री के शब्द थे, ममता जी ने कैसी सरकार चलाई, जनता ये देखे। और जो सरकार चलाई है जैसी, उसी का परिणाम है ये पुल गिरने का हादसा। 25 लोग मरे थे, पुल गिरा था। यहां तो जहाज गिर गया, 241 लोग मरे हैं। मोदी जी के शब्द थे भारत के प्रधानमंत्री के 2016 में, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड है। भगवान ने संदेश दिया है, भगवान का संदेश था ममता बनर्जी के खिलाफ 2016 में। तो 2025 में अहमदाबाद में भगवान का संदेश क्या है, ये मीडिया नहीं बताएगा, ये तो जनता को अपने आप सोचना पड़ेगा कि ये जो है, अगर भगवान का ही संदेश होता है तो भगवान का संदेश क्या है। दूसरी बात राजीव जी बहुत गंभीर है जी। आपने एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट होता रहता है, क्योंकि सबको बचा लिया, काहे की जांच? आपने कहा कि क्या होगा एयर इंडिया का। एयर इंडिया एक प्रोफेशनल कंपनी है, उसके ऊपर अपने प्रेशर है, अपनी साख की बात है उसकी। टाटा का भी एक अपना नाम है। हालांकि 11 साल में हर चीज का पतन हुआ है, उसमें जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी जिन्होंने अपनी एक इज्जत बनाई थी, अपनी साख बनाई थी, उनका भी हुआ है। वो उस स्तर पे कोई नहीं रह पाया आज की तारीख में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस सरकार का है कि जो सरकार के नंबर 2 के मंत्री हैं अमित शाह जी, वो कहते हैं कि एक्सीडेंट था, कोई क्या कर सकता है। अपने आप कह रहे हैं, किसी ने पूछा नहीं है, कौन पूछ सकता था। कि एक बात मैं कहना चाहता हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ? भूकंप का आपने जिक्र किया था, क्या भूकंप की कोई जांच होती है? आकाशीय बिजली गिरती है, उसकी कोई जांच होती है? बाढ़ की कोई जांच होती है? जांच की एक खाना पूर्ति है, होगी। और यह आश्चर्यजनक बात है, अभी आप बता रहे हैं और हमें भी याद है ये कि कितने घंटे हो गए, 24 घंटे ज्यादा 28-30 घंटे, अभी तक जांच की कोई घोषणा सुनने में नहीं आ रही है। वो तो उसी वक्त हो जाती है जांच की, एक सामान्य जांच की तो हो ही जाती है, और उच्च स्तरीय जांच जिसे कहते हैं न्यायिक जांच, वो भी होना चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट के किसी मौजूदा जज की अध्यक्षता में। जब 50 से ज्यादा विदेशी नागरिक हैं इसमें, तो आप कोई टालमटोल वाली जांच नहीं कर सकते इसके ऊपर। लेकिन आप किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या जो एयरपोर्ट था, उस एयरपोर्ट से उड़ान भरी, एयरपोर्ट की जिम्मेदारी होती है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय की जिम्मेदारी होती है, जहाज की फाइनल जांच होती है, फिटनेस का सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये सब छोटी छोटी चीजें तो हम जो है सामान्य पत्रकारों को भी मालूम है क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि हर पत्रकार ने कभी ना कभी एविएशन भी कवर किया होता है, कोई ज्यादा किया होता है या कम किया होता है, कई बार मुलाकातें होती है। तो ये सारी चीजें तो गंभीर रूप से सामने आ रही हैं आज। जो आप बता रहे थे 2 विसल ब्लोअर की बात, ये कोई सामान्य बात नहीं है।
लेकिन चूंकि वो भारत से और अभी इस डायरेक्ट हमसे जुड़ी हुई नहीं है, तो हमारा जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो तो ये है कि हमारी सरकार क्या कर रही है। क्या प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस तरह के बयान देके और इस तरह से मामले को टाल के बात को खत्म कर देंगे? हमने 2-3 उदाहरण दिए और ये सब गंभीर उदाहरण है और दिए जाना चाहिए। कुंभ का उदाहरण दिया जैसे कि आज 3 दिन 4 दिन हो गए बीबीसी की रिपोर्ट के बाद और बीजेपी के ही लोग, बीजेपी के ही पत्रकार कह रहे हैं कि हमें बीबीसी में भरोसा नहीं है, सरकार अपना वर्षन दे। सरकार नहीं दे रही है, वो बताए ना कि 83 लोग नहीं मरे हैं। दूसरा, गलवान की बात, लद्दाख की 20 हमारे सैनिक मरे थे, उनकी डेड बॉडी हम लोगों ने देखी थी। क्या हुआ? कोई नहीं आया था, कोई नहीं घुसा है। किसने मार दिया, किसने शहीद कर दिया? राहुल गांधी कई बार इस सवाल को पूछ चुके हैं, कोई जवाब नहीं। उल्टा अभी आपने देखा कि सारा मामला जो है वो इस तरह से मोड़ा जाता है कि लोग के राहुल गांधी पे आरोप लगा रहे हैं, राहुल गांधी के खिलाफ बोल रहे हैं, उनके मरने के बातें कर रहे हैं। हद कर रखी है। पूरे देश का माहौल जो है कांग्रेस के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ। नेहरू को जिम्मेदारी दे दें, जिम्मेदारी का सवाल आ रहा है, नेहरू है जिम्मेदार इसका। अभी 2 दिन से, कल से जो है अभी तक संदेह की सुइयां कई तरफ घुमाने की कोशिश हो रही हैं, कर रहे हैं ये लोग कि कहीं कोई किसी के ऊपर जिम्मेदारी सौंप दी जाए, कोई ऐसा इनका जो सॉफ्ट टारगेट है, जो इनके निशाने पे जो लोग होते हैं, उसको जिम्मेदारी दे दी जाए। कहीं कोई कांग्रेस का ऐसा बयान मिल जाए, कहीं किसी और का मिल जाए जो नफरत की राजनीति करते हैं, उसको आधार बना लिया जाए। देखिए, इन सबसे जो है देश को आपने जितना कमजोर कर दिया है, अब उसकी भरपाई नहीं हो सकती। हमें लगता है वो टर्निंग पॉइंट अब राजीव जी आ चुका है। देखिए, पहले देश में बातें होती थी, लेकिन अब जो है विदेश के अंदर अगर ऐसी बातें हो रही हैं, और जब ये आपने बताया कि ईरान पे हमले के बाद हम कहीं नहीं है, विश्वगुरु आप कहते थे। अरे विश्व के नेता हम थे नेहरू के टाइम पे, 120 देशों के नेता थे नेहरू गुटनिरपेक्ष आंदोलन के। हर जगह वो जो है अपना हस्तक्षेप करते थे, जायज हस्तक्षेप। आप तो कहते हैं कि यूक्रेन में मैंने युद्ध रुकवा दिया था। हर जगह मजाक बनवा रहे हैं आप। क्यों? सिर्फ वोट की राजनीति के लिए, देश की जनता में यह एहसास पैदा करने के लिए कि मैं महामानव हूं, मेरे में इतनी ताकत है, मैं ये कर सकता हूं जी। लेकिन जनता को एक स्तर तक ही बेवकूफ बनाया जा सकता है। हमारा मानना है कि हमेशा के लिए आप जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते, चाहे ये गोदी मीडिया आपके साथ हमेशा के लिए बना रहे। इस गोदी मीडिया के बारे में हम नहीं कह सकते कि कब तक आपके साथ रहेगा, कब तक नहीं रहेगा। हमें लगता है ये आपके साथ हमेशा रहेगा, लेकिन अंत में इस गोदी मीडिया को आप देखेंगे कि यही सरकार, यही मोदी जी कहेगी कि तुम्हारी वजह से सब हुआ। आखिर में ये इल्जाम इसके सिर पे डाला जाएगा कि तुम अगर हमें सही बातें बताते रहते तो हमारी ये हालत नहीं होती। 2004 का चुनाव हारने के बाद प्रमोद महाजन ने यह बात कही जी कि देश बहुत चमक रहा है, देश बहुत खुशहाल है। हम कहते थे, तुम छाप देते थे। ये प्रमोद महाजन ने कहा था। ये अगर तुम एक बार भी हमको थोड़ी सी सही स्थिति बता देते तो हमारे भी समझ में आ जाती। इंडिया शाइनिंग। अरे हम तो नेता लोग हैं, हम तो कहेंगे कि इंडिया शाइनिंग, लेकिन तुम तो बताते हैं कि साहब यहां देख लीजिए, थोड़ा सा डेंट पेंट की जरूरत है। तो ये जो है गोदी मीडिया जो कर रही है, इसका परिणाम एक दिन इसको ही भुगतना पड़ेगा। देश की जनता तो इससे सवाल करेगी, यही सरकार करेगी, यही बीजेपी और आरएसएस करेगी कि तुमने जो है हमारा ढिंढोरा पीट के हमको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। जो सच कहने वाले थे उनका तुमने मुंह बंद किया है। तो राजीव जी, बहुत भयानक दुर्घटना है, बहुत दुखद दुर्घटना है, लेकिन हम फिर कहेंगे कि यह कहना बहुत ही खतरनाक है कि एक्सीडेंट है जी। ये 2016 की बात बहुत खतरनाक है कि ये सरकार ऐसी चलाई थी, इसलिए ममता बनर्जी के साथ ये हुआ। और इस ममता को हटाओ, नहीं तो कल पूरे बंगाल को खत्म कर देगी ये शब्द, कल पूरे बंगाल। तो भाई साहब, आपने सरकार कैसी चलाई इसके बारे में तो बात करिए जरा। और सुब्रमण्यम स्वामी की बात, कि सुब्रमण्यम स्वामी अगर कल तक इतने विश्वसनीय थे कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी में मुकदमे चल सकते हैं उनकी वजह से, टीवी में उनको हवाला देके पूछा जा सकता है
कि राहुल गांधी जी सुब्रमण्यम स्वामी ये कह रहे हैं, इसका जवाब दो। तो आज क्यों नहीं पूछा जा सकता कि सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दिया था, आप क्या कर रहे हैं? जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। और इस घटना पे और बहुत सारी चीज़ें, नैरेटिव कैसे सेट किया जा रहा है, अमलेंदु जी एक बार जल्दी से आना चाहता हूँ, कार्यक्रम को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। नैरेटिव कैसे सेट किया जाता है? कहा जा रहा है कि ये जो बोइंग विमान है ड्रीम लाइनर, इसको कांग्रेस के समय खरीदा गया था। 11 साल से सरकार आपकी है, बोइंग के विसल ब्लोअर्स कह रहे हैं इसको ग्राउंड कर दीजिए ऐसे जहाज को, और उसके बाद आप कह रहे हैं, मतलब ये भी कहिए, फिर तो कल को ये कहेंगे कि कांग्रेस के समय में आज़ादी मिली थी भारत को, तो गुलाम हो जाइए आप गुलाम हो जाइए, कांग्रेस के समय आज़ादी मिली थी तो। अमलेंदु जी कह दीजिए कि हमको वो आज़ादी नहीं चाहिए, कह दीजिए हमको वो आज़ादी नहीं चाहिए, हम फिर से लड़ेंगे, हमारे मोदी जी लड़ेंगे फिर से। चलिए राजीव जी, लड़ने की तो बात नहीं है, लेकिन इनको ये आज़ादी नहीं चाहिए, उसी तरफ बढ़ रहे हैं। ये फिर देश को गुलाम बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं, और उसी तरह इनके कदम सारे हैं कि देश को गुलाम ही बनाएंगे। अब भले ही अंग्रेजों का ना हो, काले अंग्रेजों का हो, अडानी अंबानी का हो, लेकिन गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं देश को, ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन राजीव जी, जो सवाल है कि साहब कांग्रेस के समय में खरीदा गया था, तो 11 साल पहले राजीव जी खरीदा गया था, और उसके तुरंत बाद आपकी सरकार आ गई मोदी जी की। तो मोदी जी की सरकार ने 11 साल तक क्या किया? 11 साल से तो जहाज चल रहा था। दुर्घटना तो आपके समय में हुई है जब मोदी जी की सरकार है, जब आपकी 56 इंच की छाती है, आप विश्वगुरु बन गए हैं, दुर्घटना तो तब हुई है। और राजीव जी, इसके बीच में बोइंग ने खुद जो था ये कहा है कि इसको जो तूफान वाले क्षेत्र है वहां से उनके नाम से नहीं उड़ना चाहिए ये, क्योंकि इसके इंजन पे बर्फ जमने का खतरा है, और जापान के रास्ते से हटाए गए। तो भाई, आप जब इसको लेकर चीजें आ रही थी पहले से, तो आपने बोइंग से क्यों नहीं कहा कि आपकी इसमें कमी है और आप इसको हटाइए, अब दूसरा दीजिए। राजीव जी, अगर हम एक फ्रिज खरीदने भी जाते हैं तो हम देखते हैं कि उसकी वारंटी और गारंटी कितनी है। 5 साल की वारंटी है। अरे भाई, जब खरीदा गया हुआ तो उसकी वारंटी भी कुछ होगी ना। अब दिल्ली की मुख्यमंत्री कह रही है कि दिल्ली के अंदर पेट्रोल की गाड़ियां नहीं घुसेंगी, BS6 जो है वो गाड़ियां नहीं घुसेंगी, मतलब BS6 से कम जो होंगी वो गाड़ियां नहीं घुसेंगी, और पेट्रोल वाली गाड़ियां जो हैं वो दूसरे राज्यों की, वो भी दिल्ली में नहीं घुसेंगी। तो भाई, जब इतना आप कर रहे हैं तो इन जहाजों के लिए कोई नहीं था आपके पास? फिर आप गाड़ियां बंद कर रहे हैं दिल्ली में कि BS6 जो है वो घुसेंगी। तो ये राजीव जी सिर्फ अपनी बला टालने के लिए जो है ये तर्क दिए जाते हैं कि सब कांग्रेस के समय में खरीदा गया। अरे कांग्रेस के समय तो बहुत कुछ हुआ था। कांग्रेस के समय में RTI आई थी, कांग्रेस के समय में मनरेगा आई थी, कांग्रेस के समय में राइट टू एजुकेशन आया था, कांग्रेस के समय RTI आई थी, कांग्रेस के समय में राइट टू फूड आया था। आपके समय में क्या आया है? 4 किलो अनाज। तो यही है बस आपकी उपलब्धि, 4 किलो अनाज। तो भाई ये अच्छा, कांग्रेस के समय में तो अहमदाबाद एयरपोर्ट प्राइवेट नहीं था, अडानी के पास नहीं था, अब तो अडानी के पास है, तो इसकी बात नहीं होगी। तो कुल मिलाकर राजीव जी, जो नैरेटिव बनाने की बातें होती है, नैरेटिव देखिए कुछ भी बनाया जा सकता है, मीडिया साथ में तो आप नैरेटिव बनाइए, लेकिन राजीव जी अब जनता भी काफी समझदार हो गई है और नैरेटिव में फंसती नहीं है। आप देखिए सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं, इनके नैरेटिव बनाने के बाद, इनके 2 रुपए के ट्रोल आदमी के ट्वीट करने के बाद भी लोग सवाल पूछ रहे हैं, और ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि भाई आखिर उन लोगों का क्या दोष था जो उस विमान में यात्रा कर रहे थे। टाटा ने कह दिया कि 1 करोड़ रुपया मुआवजा देंगे, तो अंतरराष्ट्रीय संधि है उसके मुताबिक राजीव जी 1.5 करोड़ रुपया मुआवजा होना चाहिए। टाटा कौन सा मेहरबानी कर रहे हैं 1 करोड़ रुपया देकर? और चलिए ठीक है, 1 करोड़ रुपया आप जो दे देंगे मुआवजा, वो आप दे देंगे जो यात्री थे उसमें, और लेकिन मुझे अस्पताल पे जहाँ मैस में जहाँ गिरा वो जहाज, वहां जो लोग हताहत हुए उनको कौन मुआवजा देगा? सरकार ने क्या कोई मुआवजे की घोषणा की? चलिए टाटा ने कर दी, उसकी भी सरकार की क्या जिम्मेदारी है? प्रधानमंत्री का क्या प्रधानमंत्री कोई मुआवजे की घोषणा करके आए कि सरकार भी देगी? या कंगाल हो गई है सरकार? अडानी के पास ही पैसा है, सिर्फ मोदी जी की जेब खाली हो गई है। अरे वो PM केयर फंड था, किस काम के लिए है? उसमें से पैसा निकाल के क्यों नहीं घोषणा कर सकते हैं प्रधानमंत्री? उसका क्या हिसाब किताब PM केयर फंड का? तो राजीव जी, नैरेटिव बनाने की बात है, जो नैरेटिव बनाने के लिए आप कुछ भी बातें करते रहिए, लेकिन जनता अब सवाल पूछने लगी है, जनता अब सवाल पूछ रही है।
ये भारतीय जनता पार्टी की परेशानी है, तो इसलिए इधर उधर की तमाम बातें की जाती हैं। अरे भाई, कांग्रेस के समय जहाज खरीदा गया था, लेकिन बेचा तो आपने एयर इंडिया को ये जहाज, और जब शिकायतें आ रही थी पहले तो आपने क्यों भेज दिया एयर इंडिया को जहाज, और एयर इंडिया ने भी क्यों खरीद लिया आपसे जहाज, क्या डील हुई? अब तो ये भी बातें होंगी ना राजीव जी कि एयर इंडिया को जो खरीदा टाटा ने, तो कितने रुपए में खरीदा, जहाजों की क्या कीमत लगी, ये बोइंग जो 787 आया ड्रीम लाइनर, ये कितने रुपए का आया था, और इसकी कितनी कीमत सरकार ने टाटा से ली? तो बहुत सारी बातें आएंगी राजीव जी। अगर कायदे से जांच हो जाए तो तमाम घपले घोटाले से एयर इंडिया जेल भी निकलेंगे। और फिर जिस जांच की बात हो रही है राजीव जी, ये जांच अकेले DGCA नहीं करेगा, ये साफ समझ लेना चाहिए। और इसलिए नहीं करेगा कि उसमें ब्रिटिश नागरिकों की जान गई है, उसमें अमेरिकी नागरिकों की जान गई है, उसमें कनाडाई नागरिकों की जान गई है। जब तमाम की जान गई है और बोइंग के ऊपर पहले से सवाल उठते रहे, तो इसलिए अब ये जांच जो होगी राजीव जी, वो अंतरराष्ट्रीय संबंधों के तहत अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की सहभागिता से होगी, और चीजें अब दबेंगी नहीं। अगर मान लीजिए कि वहां एयरपोर्ट की जो अथॉरिटी है उसका अगर दोष है तो वो भी सामने आएगा, और अगर टाटा का दोष है, एयर इंडिया का दोष है, वो भी सामने आएगा, और अगर किसी और चीज का दोष है तो वो भी सामने आएगा। तो ये चीजें राजनीति दबने वाली नहीं है। सरकार थोड़े समय के लिए इसको अपने मीडिया के जरिए रोक सकती है। ये हो सकता है कि जांच हो, जांच की रिपोर्ट आए, भारत में ना छपे, यहाँ पाबंदी लगा दी जाए, जो लोग छापे वो चैनल बंद करा दिए जाए, वो वेबसाइट बंद करा दी जाए, लेकिन वो बाहर तो छपेगा सब कुछ। तो इसलिए नैरेटिव जो बनाने की कोशिश की जा रही है वो नैरेटिव बनेंगे नहीं। और राजीव जी, शर्मनाक तो ये है कि चलिए अमित शाह ने भी कह दिया था हादसा है, नहीं रोका जा सकता, हादसे होते हैं। चलिए मान लिया हादसा है, तो सरकार भी हादसा है क्या? ये सरकार जो बनी है हादसे की सरकार है, सरकार भी हादसा है। और राजीव जी, इसके बाद वो हमारे जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं वो बेचारे इतने गमगीन हैं कि 58 सेकंड की रील बना रहे हैं, और इस रील में जो है वो म्यूजिक लगा रहे हैं, और उसको अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर रहे हैं, खुद ही पोस्ट कर रहे हैं, दूसरा कोई पोस्ट नहीं कर रहा है। और प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो वो भी अपनी फोटोग्राफी करा रहे हैं। तो भाई आपकी जो संवेदना है वो कहां मर गई है? ये सवाल तो उठेंगे ना, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इतना संवेदनहीन प्रधानमंत्री और इतना संवेदनहीन सिविल एविएशन मिनिस्टर कैसे हो सकता है? क्या भाजपा की संगत में आने के बाद टीडीपी के लोग इतने संवेदनहीन हो जाएंगे? क्या भाजपा की संगत में आने के बाद आदमी इतना ही ज्यादा संवेदनहीन हो जाता है? ये सवाल राजीव जी उठने लगे हैं। तो इसलिए अब नैरेटिव बनाने से नैरेटिव बनेंगे नहीं। सरकार पे सवाल जनता उठा रही है, आप आखिर सरकार कहां है? ये घटना हुई है तो इसकी आपने अब तक कोई जांच की घोषणा अब तक क्यों नहीं हुई है, और कौन इसकी जांच करेगा अब तक क्यों मालूम नहीं पड़ा है? तभी देश को मालूम पड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री गए थे तो प्रधानमंत्री को जाकर दो काम करने थे, एक जांच की घोषणा करते, भले ही कहते कि साहब अंतर्राष्ट्रीय उसका हम सहयोग लेंगे, और दूसरी घोषणा प्रधानमंत्री को सरकार की तरफ से हताहतों के लिए मुआवजे की घोषणा करनी चाहिए थी, चाहे वो विमान के यात्री थे या विमान जिस बिल्डिंग पर गिरा उसमें जो मारे गए डॉक्टर्स हैं राजीव जी, तो देश के लिए कितने काम आते, 30 से ज्यादा के आसपास बताया जा रहा है डॉक्टर्स थे, यानी वो देश के काम आते। आप समझिए कि हमने 30 डॉक्टर्स की हमने जान ले ली, वो कितने लोगों की जान बचाते जो डॉक्टर बनकर निकलते। तो ये जितनी बड़ी क्षति राजीव जी, ये सिर्फ इसको व्यापार के नजरिए से या इसको सिर्फ चूक के नजरिए से नहीं, इसको राष्ट्र के संपत्ति के नजरिए से भी देखने की आवश्यकता है, बहुत नजरियों से देखने की आवश्यकता है। तो नैरेटिव बनाने से काम नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री को सरकार होने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। सरकार है, ये मालूम पड़े कि देश में सरकार है और सरकार काम करती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और इस मसले पे अभी बहुत सारी बातें, अभी बहुत सारी चर्चा होना और बहुत कुछ होना बाकी है। हम लोग जी सुनील शुक्ला जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं जी। देखिए सर, सवाल ये है कि सरकार, आपने कहा नैरेटिव बनाने वाली बात, 2020 में एक दुर्घटना हुई थी, आप याद कर लीजिए। इसी एयर इंडिया के का जहाज था कोझिकोड में, जो लैंडिंग करते समय स्किड कर गया था, उसमें 9 या 10 यात्री मारे गए थे। और ये जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है, इसी ने जांच की थी। तो उस दुर्घटना के बाद अगर ब्यूरो ने कुछ सुझाव दिए थे, वो कहां तक लागू हुए? ये कह देने मात्र से नहीं हो जाएगा ना, किसने कांग्रेस के जमाने में खरीदा गया था और मैं यूपीए के जमाने में खरीदा गया था। एयर इंडिया का ही वो जहाज का एक्सीडेंट हुआ, और उस जहाज को लैंड करते समय कितनी तरह की सुविधाएं हुई।
तो वो जांच हुई कि नहीं हुई? जांच अगर हुई तो उसके अनुशंसाएं क्या थी? अगर उसके अनुशंसाएं जो थी उसको कितना लागू किया गया? क्या इसकी जवाबदेही सरकार के ऊपर नहीं आएगी? अगर ये भी संभव था कि जो अनुशंसाएं उस दुर्घटना 2020 की उस दुर्घटना को लेकर के इस अथॉरिटी ने दिया हुआ है, अगर उसको लागू किया गया होता तो हो सकता है कि दुर्घटना नहीं होती। ये बड़े सवाल है। जांच कराना, जांच के बाद जांच समितियों के या जांच अथॉरिटी के अनुशंसाओं को लागू करना करवाना ये सरकार की जिम्मेदारी है। किस बात के लिए सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय की अगर कुछ करना ही नहीं है तो किस बात के लिए है? जहाज उड़ाएगा प्राइवेट कंपनी, पायलट ले आएगा प्राइवेट कंपनी, एयरपोर्ट का रख रखाव करेगी प्राइवेट कंपनियां, तो फिर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री किस बात के लिए है? सिविल मिनिस्ट्री, नागरिक उड्डयन मंत्रालय की जिम्मेदारी तो बनती है कि जो सुरक्षा संबंधी जितने मानक है, सुरक्षा संबंधी जो भी प्राविधान है उनको लागू किया जाए। और ऐसा भी नहीं है कि कोई हवाई जहाज की दुर्घटना पहले नहीं, मान ठीक है इस तरह क्रैश नहीं हुआ, हम लोग भाग्यशाली लोग हैं, लेकिन जहाज की दुर्घटना तो हुई है। उन दुर्घटनाओं की जांच होनी चाहिए थी, किस किस तरह के मानक अपनाए जाने चाहिए थे, इस पर भी तो सरकार की जवाबदेही बनती है, उनको बोलना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, इस पे जवाब देना होगा और बनता है। इस पे थोड़ा एक छोटा छोटा कमेंट चाहूँगा। पहले शकील जी, पहले आपसे, और सरकार की जिम्मेदारी की अगर बात की जाए तो इसको कैसे देखते हैं आप? ऐसी दुर्घटनाएं, चाहे आप पहलगाम की दुर्घटना देख लीजिए, चाहे आप भगदड़ की, चाहे वो महाकुंभ में हो या बेंगलुरु में हो, अभी जो भगदड़ मची उसकी बात कर लीजिए, या ऐसे भी और कई जगह भगदड़ मची है। मुंबई लोकल ट्रेन में इतनी भीड़, उसमें अभी 7 लोग मारे गए, उसकी वो घटना हो। इन तमाम घटनाओं के लिए जिम्मेदारी तो आखिर लेनी पड़ेगी ना। आप जांच की टीम गठित कर देते हैं, जांच की रिपोर्ट आती है, बात खत्म हो जाती है। और अब सबसे बड़ी चीज़ एक और भी कि अब मौत के आंकड़ों को भी छिपाया जाने लगा है, ये तो और चिंता का विषय है। एक छोटा कमेंट आपका शकील जी। राजीव जी, हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि 2 पैमाने नहीं हो सकते, एक ही पैमाना होगा, और वो पैमाना वो होना चाहिए जो खुद प्रधानमंत्री निर्धारित करते हैं। उससे छोटा पैमाना नहीं चलेगा। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या पैमाना निर्धारित करते हैं? किसी भी दुर्घटना के ऊपर कि कैसी सरकार चलाई। ममता बहन जी, आपने कैसी सरकार चलाई? अभी वहां चुनाव होने वाले हैं, फिर जाके वो बोलेंगे। 2016 में जब बोले थे वहां चुनाव थे 10 साल पहले। तो जनाब, आपसे कोई नहीं पूछ सकता क्या कि माननीय मोदी जी कैसी सरकार चलाई जी, कि जिसमें गलवान भी होता है, जिसमें पहलगाम भी होता है, जिसमें कुंभ में भगदड़ भी होती है, या अहमदाबाद का विमान दुर्घटना भी होती है, और कोई जिम्मेदारी नहीं। तो ये सारे जो सवाल हैं, इसको किसी ना किसी को तो किसी दिन पूछना पड़ेंगे, क्योंकि देश भारत की इज्जत का सवाल है, देश की सुरक्षा का सवाल है, देश का सवाल है। आखिर कब तक बचेंगे हम? मीडिया आज नहीं पूछेगा, कल नहीं पूछेगा, जनता पूछेगी। कहीं ना कहीं से इसकी शुरुआत करना पड़ेगी। तो ये जो है, अगर आपने इसकी उच्च स्तरीय जांच नहीं की तो सब कुछ दब जाएगा, जैसे कुंभ में दब गया। और एक न्यूज एजेंसी आके बोलती है कि 83 लोग मरे थे वहां, नाम दे देती है सबके, पता दे देती है सबका, और फिर आप कुछ नहीं बोल पाते जी। तो जो ब्रिटिश नागरिक बने हैं, पुर्तगाली नागरिक बने हैं, कल वो इसकी जांच करके बताएगा कि अहमदाबाद के जो अंबानी का एयरपोर्ट था, जिसकी जिम्मेदारी थी, उसकी ये गलतियां थी। टाटा का जो एयरलाइंस था, उसकी ये गलतियां थी। और इन सब पे को नियंत्रण करने की जो जिम्मेदारी केंद्र सरकार थी, ये उसकी गलती थी। किसी का कुछ भी हो, अंतिम जिम्मेदारी तो जो है नागरिक उड्डयन मंत्रालय की बनती है, केंद्र सरकार की बनती है। तो अब आप जो है दूसरों पे जिम्मेदारियां डाल के, जैसे कि विदेश एक आपने 7 प्रतिनिधि मंडल पहुंचाए थे, जिनमें से ज्यादातर लोग ईमानदारी से देश का पक्षवा रखते रहे, लेकिन आप ही के एक सदस्य रोज बिला नागा, नेहरू ने यह किया, इंदिरा गांधी ने यह किया, राजीव गांधी ने यह किया,
और राहुल गांधी के बारे में अपशब्द बोलते रहे। आपने कुछ नहीं किया, आपने किसी से नहीं पूछा। तो ये सब जो है, इसका मतलब क्या होता है कि आप जिम्मेदारी दूसरे पे डालते हैं। सारी गलतियों की जिम्मेदारी नेहरू और गांधी परिवार और कांग्रेस और बाकी सारे लोगों पे है, और जनता पे भी है। जनता पे भी डाल देते हैं आप तो, कि जनता ये करती है और जनता ये नहीं करती है। अभी आप देखिए कि देश इतने बड़े पहलगाम के बाद में एक युद्ध समान स्थिति बनी, उसमें अमेरिका ने सीज फायर कराया, और हम सब इन सब चीजों में कंसर्न थे। आपने क्या किया? कि सवाल होना चाहिए ना, आपने इस वक्त जातिवार गणना की घोषणा कर दी, किसी ने इस वक्त नहीं मांगा था। आप इस वक्त कह रहे हैं कि एसी जो है वो आपके इस तरह से कंट्रोल किए जाएंगे। ये टाइम करने का है कि सरकार एसी कंट्रोल कर रही है, एयर कंडीशन कंट्रोल कर रही है लोगों के। ये वो सवाल है कि आप कहते हैं कि आप जब रेलवे का टिकट लेंगे तो आधार लिंक नहीं होगा तो नहीं मिलेगा जी। मतलब क्या है इन सब का? इनका मतलब है कि डाइवर्ट कर देना इशू को। मुख्य मुद्दा पहलगाम, आप डाइवर्ट कर देंगे। लोग उलझे हुए हैं टिकट के चक्कर में, रोज टिकट चाहिए लोगों को, तो बेचारों को रेलवे का टिकट, एयर कंडीशन का भी सवाल है, दूसरे तमाम सवाल है। तो ये जो चीजों को डाइवर्ट करने की टैक्टिक से ये कब तक चलेगी कि असली मुद्दे से लोगों का ध्यान हटा दो। अभी आप जिसे कहते हैं, जिसे कहा है मीडिया मैनेजमेंट, ये मीडिया मैनेजमेंट, हेडलाइन मैनेजमेंट, कि रोज आप एक हेडलाइन सोचते हैं रात को कि सुबह अखबारों में होना चाहिए, हो जाती है वो, लेकिन ये कब तक? आखिर हर चीज की कोई सीमा होती है कि नहीं होती है? तो राजीव जी, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा सवाल हमें लगता है कि ये केंद्र में आना चाहिए कि कैसी सरकार चलाई, 11 साल कैसी सरकार चलाई, ये एक लाइन होना चाहिए जो पूछना चाहिए। जी राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल। समीर जी। बिल्कुल, ये बहुत मतलब दुर्भाग्य की बात है कि कह रहे हैं गृह मंत्री की दुर्घटनाएं हो जाती हैं, यानी इसको ऐसे मान लिया जाए कि दुर्घटनाएं हो जाती हैं, जुमले बोल दिए जाते हैं और सरकार चलती रहती है। तो सही कह रहे हैं अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं कि जब सरकार ऐसे ही चलती रहती है, और सुनील शुक्ला जी कह रहे थे कि कोई जिम्मेदारी ही नहीं है, तो फिर इस विभाग की क्या जरूरत है? केवल एक मंत्री और एक आप अपनी कैबिनेट के और एक अपने सहयोगी दल को आप उसको तुष्ट करने के लिए एक मंत्री बनाए रखेंगे, जब उसका कोई काम ही नहीं है, सब प्राइवेट ही हाथ में है। जहाज प्राइवेट कंपनी चला रही है, एयरपोर्ट प्राइवेट चला रही है, फिर विभाग की क्या जरूरत है? विभाग की जरूरत नहीं है, सरकार की भी जरूरत नहीं, क्योंकि सरकार जिम्मेदारी नहीं ले रही है। लेकिन बहुत जो सबसे एक कह लीजिए कि खराब चीज ये है कि सच्चाई से पर्दा डालना और उस सच्चाई को उजागर करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना या उनको धमकाना, ये बड़ी खराब बात है। अब इस मामले में चूंकि विदेशी यात्री भी रहे और बहुत बड़ा मामला है, कोई चीज इसमें छिप नहीं सकती थी। सारे के सारे यात्री बेचारे जो थे वहां पर उनकी मौत हो गई। जहां उस मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में जो आसपास रह रहे हैं उनके साथ ये घटना हो गई। तो कुल मिलाकर सब ये सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा एक कह लीजिए कि बहुत बड़ी चुनौती है कि इससे वो कैसे निपटेगी, और जिम्मेदारी से तो बच नहीं सकती है, क्योंकि जिम्मेदारी यहाँ कुछ भी होता है, वो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो रहा हो, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर में हो रहा हो, चाहे वो सरकारी सेक्टर में, कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी हर लेवल पर है। और आप बहुत सारी चीजें यहाँ जो उपलब्धियां होंगी, किसी की भी उपलब्धि होगी, निजी उपलब्धि भी किसी की होगी, कोई खिलाड़ी भी गया है और मेडल जीत कर लाया है, तो वो एक तरीके से दिखाने की कोशिश होगी कि वो जैसे सरकार की और प्रधानमंत्री की उपलब्धि हो गई। लेकिन यहाँ इतनी बड़ी दुर्घटना हो जा रही है, तो सबसे जो एक सरकार के लिए कह लीजिए कि बहुत एक चेतावनी या उसके लिए एक अलर्ट होने का समय है कि इस तरह से जिम्मेदारियों से भागने से काम नहीं चलेगा। इस्तीफे नहीं होते हैं, ये कॉन्फिडेंस के साथ सीना तान के कह देना और मजाक में उड़ा देना हल्की बात होती है। जिम्मेदारी होगी, जिम्मेदारी लेनी होगी और जिम्मेदारी तय भी करनी होगी। चाहे आप देखिए ना, बड़ी से बड़ी घटनाओं में किसी की जिम्मेदारी, कुंभ का बहुत बड़ा उदाहरण है, वहां किसकी क्या जिम्मेदारी तय हुई? केवल पर्दा डाल दिया गया, इसी से जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी थी उनको उसी का पुरस्कार मिल गया। लेकिन जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और ये एक
बड़ी दुर्घटना है और सरकार के लिए भी बहुत एक चुनौती है। सही कह रहे हैं आप, सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है और इसकी जांच हो और उसके बाद ये समझ में आए कि आखिर ये दुर्घटना हुई क्यों। और इससे पहले आपको बता चुका हूं कि ब्लैक बॉक्स मिल चुका है और उसके बाद अब जांच और आगे बढ़ेगी। लेकिन उसके अलावा जांच कमेटी गठित होती है कि नहीं, और सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाई गई है, और ख़ासकर जांच कमेटी के अलावा वहाँ पर इसलिए भी याचिका लगाई गई है कि तत्काल मुआवजा 50-50 लाख रुपए का दिया जाए और दोनों पक्षों को, यानी जहाँ पर विमान गिरा और जो जूनियर डॉक्टर्स उसमें हताहत हुए, जो जिनकी मौत हुई वहाँ भी, और उसके अलावा 241 लोगों की जो जान गई उस पे भी। तो इन सब पर क्या आखिर एक्शन